मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोप। और जनाब आज सुबह सुबह जो है हम चाह रहे हैं कि आप नाश्ता जो है हमारे साथ करें। फर्क देखिए जनाब, दो लोगों में कितना फर्क है। एक के हाथ में एक हेल्दी सेब है। हाँ, पैसों की कमी की वजह से सेब का साइज छोटा है क्योंकि छोटे सेब मैंने खरीदे ताकि सस्ते मिल सके, लेकिन हेल्दी खाना खाता हूँ। आप ये देखिए मेरा नाश्ता जो है वो आप साथ में देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो है पॉरेज खाया हुआ है, लेकिन मुझे कहते हैं हुमायूं ज़िबासी और आप मेरे साथ जो मौजूद है मुझे कहते हैं जी हलीमा जुल्फ़िकार। खा रही हूँ, आहिस्ते आहिस्ते खाऊंगी, एकदम से गरम गरम खा के मुंह नहीं जलाते, आहिस्ते आहिस्ते खाते हैं। ठीक है, तो पैसों का क्योंकि कोई मसला नहीं था और सुबह सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि दिल करता है आप कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ खाएं, तो मैंने सोचा कि एक क्रोसान ले आया जाए और वो खा लिया जाए। ये जी इस वजह से हम लेके आए हैं क्योंकि रोज़ तकरीबन हम आप लोगों को ये कह रहे होते हैं कि नाश्ता जो है वो दिन का बहुत एक अच्छा बड़ा मील है, आप लोगों को करना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि हम दिखाएं आप लोगों को कि हम क्या नाश्ता करते हैं। तो हुमायूं जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स लेके आते हैं। फातिमा अगर आप इसको दिखाएं, ये वाला हाँ, ये देखिए ये वाला, ये बॉक्स जो है डब्बा। मैं पॉरेज जो है वो खाकर आता हूँ। वो पॉरेज में मैंने आपको बताया था जिसमें 3 खजूरें होती हैं, 2 केले होते हैं, 7 बादाम होते हैं और एक पीनट बटर का जो स्कूप होता है। लेकिन अगर आप ये देखें जो फातिमा कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। ये मैंने मुझे दिखा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, क्या हो गया, हौसला रखें। तो ये फ्रूट है जनाब जो मेरी वालिदा ने मुझे सुबह जो है वो पैक करके देती है, बड़ी क्यूट है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो धो के उन्होंने फ्रिज में रख दिया। तो कहती है डब्बा वापस लाए जो पिछला वाला। मेरे कह अम्मियों को डब्बों के साथ वैसे एक ऑब्सेशन होती है। अच्छा फरहाद भाई, आप मतलब फ्रूट ही सिर्फ दिखाते रहेंगे या मेरा क्रोसान भी दिखाएंगे? मतलब हुमायूं जो है वो छोटे छोटे सेब लेके आए हैं, महंगे वाले, सस्ते वाले, और मैं इतना महंगा जो क्रोसान लेके आई हूँ उसकी कोई वो फुटेज ही नहीं आ रही। क्या बात है, देखा है? फिर मुंह में आ रहा है पानी, अद्धा सादा मुंह में आ रहा है पानी लोगों के। अद्धा सादा था, अद्धा। अच्छा, आपने हुमायूं कभी क्रोसान जो है वो चाय में डिप करके खाया है? यार मेरे पापा डिप करके खाया और पापा वो बड़े बड़े मजे की बात है। एक मैसेज पढ़ा था, एक तरह का क्रोसान ही होता है। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, मेरी दोस्त ने मुझे भेजा। वो मैसेज ये था कि एक लड़का अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि यार पापा चाय में पापा डूब गया है ना। तो वो कहते ओए कैसे डूबा? कहते नहीं यार पापा चाय में डूब गया है। तो वो पापा अक्सर कहते थे कि पापा जो है वो चाय में डूब जाता है, आप मेरे फ्रूट के डब्बे में रखते हैं। मैं इसलिए जा रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा खा लें। मैं ऐसी अनहेल्दी चीजें नहीं खाता। आई ओनली ईट हेल्दी, ओनली ईट हेल्दी। अच्छा, आपको साथ से ये भी बताना मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कल रात मेरी और हुमायूं की बात हुई थी, रात को तकरीबन कोई 10:30 बजे और फोन पे बात हुई और मेहमानों को बरत रही थी। मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे तो मैं ज़रा हसल में थी और हुमायूं भी हसल में थे क्योंकि हुमायूं किसी डोनट की दुकान पे खड़े हुए थे और कोई 15 डोनट उस बंदे से मांग रहे थे और वो बेचारा आगे से इल्तिजा कर रहा था। क्या हुआ? मैं बताऊंगी, पहले मुझे पता क्या हुआ था? नहीं, पहले मैं तुम्हें पता क्या हुआ था? और वो बेचारा कह रहा था कि सर ये डोनट जो है वो किसी के हैं, वो रखवा के गए हुए हैं, तो मैं ये आपको नहीं दे सकता। मेरे पास सबसे इतने ही डोनट्स बच गए तो वो आप ले लें। और हुमायूं जो है ना मुझसे उनके साथ बहस कर रहे थे कि देखिए मैं तो आ गया हूँ ना, जो आपके पास रखवा के गए हैं वो तो आए नहीं है, तो मैं आ गया हूँ तो अब ये डोनट्स है वो आप मुझे दे दे। इस तरह का ही कुछ सीन लगा। हाँ ऐसे ही था हलीमा। हुआ ये कि वो किसी के आए हुए थे ऑर्डर पे, तो उसने कहा कि यार मेरे पास और डोनट नहीं है। तो ये वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैंने कहा भाई मुझे दे दे, मैंने किसी घर जाना है तो मैं लेके जाना है। तो उसने कहा कि अच्छा जाते हुए अच्छे लगता है, हमारे कल्चर है ना। हाँ, तो उसने कहता है कि यार एक काम करता हूँ मैं आपको देता हूँ। तो मैंने सारे ले लिए और फिर उसमें से क्रोसान में आपके लिए बिल्कुल जी क्रोसान जो है वो हुमायूं मेरे लिए लेके आए क्योंकि मुझे पसंद है और मैं अक्सर जो है वो चाय में डिप करके खा रही होती हूँ। तो डूब नहीं जाता? नहीं, बहुत मजे का लगता है। आप कभी खा के ट्राई करें, बल्कि अभी हमारी चाय आएगी तो आप ट्राई कीजिएगा। चाय तो हमें मुझे लगता है तरसा के मिलेगी ब्रेक के बाद। आपको तरसते हुए चाय का वो एक कप आएगा कांपता ऐसे तो अच्छा हुमायूं, थोड़ा सा हम लोग हमेशा से अपने इस प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए या बड़ों के लिए किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो बच्चों के अब स्कूल खुलने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि बच्चों की ना कोई वो नहीं है, रूटीन नहीं है। बेटा आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे, किधर? उस तरफ उधर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो जी बच्चों वापस आना है, मुझे नहीं वापस आना है जी। बच्चों की कोई रूटीन नहीं है और बच्चों की रूटीन ना होने की वजह से जो है माओ को बड़े मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि अब वो उनको हो रहा है कि एक हफ्ता रह गया स्कूल खुलने में और जल्दी उन्होंने सोना है और जल्दी सुबह उठना है और बच्चे जो है वो ये करने को तैयार नहीं है। तो आप क्या करते थे हुमायूं अपने बचपन में? यार ये तो बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, रिसेंट की बात है। मेरा बचपन जब था कोई 2-3 साल
पहले तक। तो 2-3 साल पहले की बात थी। तो यार मैं अपने बचपन में बड़ा ही बिकॉज मेरी अम्मा बहुत ऑर्गेनाइज थी, एक टाइम पर उठना, एक टाइम पे नाश्ता करना, नाश्ता लगेगा भी एक टाइम पे, उसी दोपहर का खाना भी सबने इकट्ठे खाना, और वैन वाला भी एक टाइम पर आएगा, एक टाइम पे। और हम लोग खाना बहुत लेट खाते दोपहर का, बिकॉज हम 2:30 बजे स्कूल से पहुंचते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये थी कि मेरा स्कूल बहुत करीब था, बिकॉज वी लिव्ड इन द मेन सिटी, हम बिल्कुल बीच में रहते थे, तो वो स्कूल बड़ा करीब था, पिंडी के ना मेन सिटी में रहते थे, तो हम तो बड़ा वो जल्दी हम लोग स्कूल पहुंच जाया करते थे। सबसे मजे की बात मुझे जो लगती होती थी वो ये थी कि सुबह सवेरे मैं सबसे पहले स्कूल पहुंचता था। दैट फीलिंग गोइंग टू स्कूल सबसे पहले, पता नहीं मुझे बहुत अच्छी थी। फिर असेंबली बनती थी, लाइंस बनती होती थी। अच्छा, और सुबह जब आप स्कूल जाते हैं तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती थी। जब अगर आप कभी जल्दी पहुंच जाए, मैं तो वैसे जल्दी नहीं पहुंचा करती थी, लेकिन कभी वंस इन अ वाइल होता था, क्योंकि हम सारे बहन भाई इकट्ठे जाते थे, एक ही गाड़ी हम सबको ड्रॉप करने के लिए जाती थी। तो फिर जनरली क्या होता था कि कभी किसी को अगर जल्दी जाना है या कभी किसी को लेट जाना है तो फिर दूसरे वाले को जल्दी जाना पड़ जाता था। तो अलग अलग जो है वो सबके स्कूल और कॉलेजेस थे। मोहम्मद अलग स्कूल में था और आपा जो है वो अलग कॉलेज में थी, और हम 3 जो बीच वाले थे वो स्कूल में थे। तो वो फिर अगर कभी हम जल्दी पहुंच जाते थे तो वो बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही होती थी और चिड़ियाँ बोल रही होती थी। मुझे लगता है आजकल वैसे बच्चे ये फीलिंग मिस करते होंगे, क्योंकि आजकल तो स्कूल बहुत छोटे कंपाउंड से हो गए। अच्छा, मुझे लगा आप क्या आप कह रही कि आजकल चिड़िया नहीं बोलती, मुझे कहा चली गई है लिटरली, मुझे कहा मेरे का है चल रही है। आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स के वो अब उस तरह के नहीं रहे कि बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स है या कुछ है और बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनी हुई होती है, और घरों में खुल गया है ना। मतलब वो क्या स्कूल है जिसमें प्लेग्राउंड नहीं है? मैं सबसे पहले आपसे ये इल्तिजा करूंगा, आई एम सॉरी बीइंग वेरी हार्श, आप ऐसे स्कूल में बच्चों को ना कराएं जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती, जहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है। काइंडली ऐसे स्कूल में बच्चों को कराएं जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर को भी बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है। आज क्योंकि आपने बात शुरू की स्कूल की, तो मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। मेरा बड़ा दिल था कि हम बात करें अब आजकल हॉबीज। आपको याद है बचपन पूछे थे बेटा आपकी हॉबीज क्या है? हाँ। वो एक सवाल था जो रट्टा रटाया था, उसका कभी मतलब समझ नहीं आया। अपने बच्चों के अंदर हॉबीज पैदा करें। 1, 2, 3 ऐसी मैं आपको बता देता हूँ जो कि रिसर्च हुई है कि उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। एक, प्लांट्स की हॉबीज, आपको जो गोदा कहते हैं उसको, गोडी करना कहते हैं। तो गोडी करना बच्चों को सिखाएं, क्योंकि उससे बच्चों को सब्र आता है। बच्चे देखते हैं प्लांट्स का किस तरह वो ग्रो करते हैं, क्योंकि बड़ा इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और बच्चों को अंदर वो एक दिन का प्रोसीजर नहीं है कि कुछ लगाया पौधा वो बड़ा हो गया। और बच्चे जब देखते हैं ना किसी चीज को बड़ा होते जो उन्होंने खुद की होती है, तो उसके साथ वो बहुत कनेक्ट करते हैं कि हम जिस तरह बड़े हो रहे हैं वो पौधा भी उसी तरह से बड़ा हो रहा है। हलीमा, पेट्स, हाँ। आप बच्चों को, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी नहीं है, इवन दो जो स्मॉल वो जो नहीं चूजे होते, आप वो भी बच्चों को ला कर दें, उससे बहुत सारी चीजें जो है आ जाए मेरे साथ। जी जी, जहां आप वहां पीछे सो चूजे लेके दे बच्चों को, बिल्लियों के बच्चे लेके दे, मतलब कुछ भी ऐसी जो आप कर सकते हैं। आज मुझे लगता है बहुत सारी कॉल जाने लगी हैं, वो कहेंगे हुमायूं ये क्या आदत डाल रहे बच्चों को। मैं बताऊं कॉल, अच्छा एक और अच्छी आदत है जो मैं भी बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, कॉल्स जब आएंगी तो आप लोगों ने करना ये है कि हमें कॉल करके ये बताना है कि हम जिस तरह से सुबह सुबह ये नाश्ता करते हैं, मैं क्रोसान खा रही थी और हुमायूं जो है वो बहुत हेल्दी फूड खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की मॉर्निंग का आगाज किस तरह से होता है, कितने बजे उठते हैं, कौन नाश्ता बना के देता है या खुद नाश्ता बनाते हैं, और नाश्ते में क्या खाते हैं। क्योंकि नाश्ता जनरली लोगों का एक ही तरह का होता है, वो एक ही नाश्ता जो है वो रिपीटेडली बहुत ऐसे तक खा लेते हैं। आप अकेले आ रहे हो, पता है पहले आप अकेले आ रहे थे, मैं बहुत दुखी था, मैं नहीं था टीवी पे। मैंने टीवी पे आना था यार, अब आ गए, स्क्रीन टाइम आ गया। अच्छा, बच्चों की एक और जो अच्छी आदत है जिससे उनमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें पैदा हो सकती हैं, वो है कलरिंग। वो कोई भी तरह का कलर हो सकता है, वाटर कलर हो सकता है, पेंट हो सकता है। और बच्चों को ये कहना छोड़ दें कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, माओ को थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन माओ को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा उनके साथ, मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चों के जब कपड़े गंदे हों तो उनको चेंज कर दें, एक मैट बिछा दें नीचे ज़मीन पे, और उस पे कहें कि बैठ के कलरिंग आप कर लें, अगर वाटर कलर्स करने हैं या दूसरे पेंट्स करने हैं। और ऐसे कपड़े पहना दें जो गंदे हो भी तो डजंट मैटर। एप्रन पहना दें, आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है हुमायूं कि एप्रन भी पहन सकते हैं। अच्छा, आपने बड़े मजे की बात की कि मैं चाहता हूँ कि सारे जो कॉलर्स हैं वो भी बताएं कि आप क्या नाश्ता करते हैं। लेट्स हैव गुड आइडियाज। अगर कोई हेल्दी नाश्ता किसी और को पता है, कि मुझे तो यही पता है कि पॉरेज इज वन ऑफ द बेस्ट नाश्ता जो आप कर सकते हैं। और एक और मजे की बात आपको ये बताऊं कि एक जिसे कहा जाता है नेशनल नाश्ता ऑफ पाकिस्तान, वो है पराठा और चाय। ये नेशनल नाश्ता, अंडा पराठा भी है। अंडा पराठा इज आल्सो द नेशनल
नाश्ता। आप क्या करते हैं जनाब? जी हाँ, स्क्रीन के उस पार, फात भाई आपसे नहीं कह रहा मैं, स्क्रीन के उस पार लोगों से कह रहा हूँ, आप ना हंसें। तो आप क्या करते हैं नाश्ता हमें बताएं फ़ोन करके। कॉल का जो नंबर है वो बिल्कुल नीचे पट्टी पे चलना शुरू हो गया है, और अगर नहीं शुरू हुआ तो प्लीज़ चला दें ताकि हम जान सके कि ये लोग ताकि लोग जो वैसे हमारे रेगुलर कॉलर्स जो हैं उनको तो पता होगा हमारा नंबर, उनके तो मेरे ख्याल से दिलों पे लिखा हुआ होगा। सिटी टू सिटी वाइज भी नाश्ता मुझे लगता है डिफर करता है, डोंट यू एग्री? क्योंकि जैसे लाहौर में लोग हलवा, पूड़ी, चने और ये चीजें बड़े शौक से कराते हैं। अगर आप कराची में चल जाओ, कुलचे बड़े शौक से वो लोग खाते हैं। पापे कराची में ज्यादातर शौक वो बड़े शौक से खाते हैं। और मुझे लगता है इस्लामाबाद वगैरह का जो नाश्ता है ना, वो मार्जरीन है और उसके साथ स्लाइस है, और बहुत तरक्की कर लेंगे तो नहीं, वो तो सिर्फ वीकेंड पे ना, वरना इतनी ज्यादा बिजी मुझे लगता है रूटीन है। क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो खवातीन भी हैं वो भी वर्किंग हैं, तो सब लोग जो है वो सुबह जल्दी में होते हैं और मार्जरीन और स्लाइस जो है वो खा रहे होते हैं। हमने वैसे कभी भी मार्जरीन और स्लाइस नहीं खाया, प्रॉपर जो है वो नाश्ता खाते थे, अंडा स्लाइस और दूध का मग। लेकिन अब जो है वो क्योंकि खुद बनाना होता है तो हलीमा, मरी का नाश्ता पता है क्या होता है? मेरा ताल्लुक कहाँ से है? मरी का नाश्ता होता है कि सादी रोटी, सालन रात का, ठीक है, और साथ में हमारे पास होता है अचार, और अगर लस्सी हो तो लस्सी और दही। ये हमारा मरी का रूरल एरिया जो है वहाँ पे ये चीजें चलती हैं ज्यादातर, दही वगैरह बिल्कुल चलती है। मेरा भी जो गांव है वहाँ पे भी हर खाने के साथ, हर नाश्ते के साथ दही और लस्सी, इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं मौजूद। हम यहाँ पे जी लेते हैं एक छोटा सा, पहले एक बात कह लो, एक बात कह लो, अगर आप इजाजत। जी यार, अगर आप जहाँ से भी हैं, सियालकोट से, फैसलाबाद से, कराची से, लाहौर से हैं, पिंड दादन खान से, टंडोला यार से, जहाँ से भी हैं, आप बताएं आप अभी क्या नाश्ता करते हो और आपके गाँव में कौन सा नाश्ता मजेदार है जो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मजा आएगा। बिल्कुल जी, बहुत मजा आएगा। और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे और पूछेंगे आप लोगों से कि आप लोगों ने कौन सा नाश्ता किया और कितने अरसे से वो नाश्ता कर रहे हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको सुबह खैर कहेंगे। कुछ लोग की नींदें अभी तक पूरी नहीं हुई, कोई डिग रहे हैं, कोई यहाँ डिग रहे हैं, कोई वहाँ डिग रहे हैं, कुछ लोग अभी भी जो है वो नींद पूरी कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं आप प्रॉपर टाइम पे मैं बताती हूँ उसकी रीजन ये है कि कुछ लोगों को रात को सोया नहीं जाता। फोन जो है ना वो एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे हमारी जिंदगियों में सोने भी नहीं देते ना, कुछ लोग भी नहीं सोने देते। ये मैं अंडर द लाइंस काफी चीजें कहना चाह रही थी, लेकिन हुमायूं ने जो है वो डायरेक्ट ही वार कर दिए। तो कुछ लोग भी तो है वो आपको सोने नहीं देते, और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती। जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड था हलीमा, और मैं उससे तकरीबन पूरी रात हम 3-3, 4-4 घंटे बात करते थे। अल्लाह, ये कौन से बेस्ट फ्रेंड और हम बताए, हम सारी स्कूल की टीचर्स की बातें की और ये बातें की, वो बातें की यार। हाँ तो उसके बाद वो बड़ा मजा आता था उससे बात। और यकीन मानो मैं उससे आज भी कहता हूँ कि यार ज़ियाद, मुझे एक बात बताओ कि ये एक वाकया हम कोई 1500 बार रिपीट कर चुके हैं, हम उसी तरह हंसते हैं पागलों की तरह। हमने कहा यार याद है उस मैडम ने ये किया था। एक बार मतलब इस तरह हुआ था कि एक मैडम ने ना बड़ा जोरदार तमाचा मुझे मारा था फॉर नो गुड रीजन। वो आई हैं और उन्होंने क्यों शी यूज्ड टू फिजिकल अब्यूज, शी यूज्ड टू हेट मी, शी यूज्ड टू हेट मी ऑफ कोर्स फॉर वेरियस रीजंस। अच्छा हुआ ये हलीमा, कुछ सब टीचर मुझसे बड़ा प्यार करते थे, लेकिन जब भी वो आती और मुझे देखती तो और मुझे पढ़ाती भी नहीं थी, और मैंने कुछ नहीं किया था, ब्रेक हो रही थी, वो खड़ी हुई है, उन्होंने टकाक करके मेरे मुंह पे चपेट मारी और कहती है तुम अभी तक क्लास में क्यों नहीं गए? मैंने कहा मैम बेल की आवाज भी आ रही है, अभी खत्म भी नहीं हुई, बज रही थी अभी। मतलब क्या मैं बिजली हूँ? अच्छा, वैसे कुछ टीचर्स अनफॉर्चुनेटली इस तरह के होते हैं कि उनको लोगों से मसला होता है, स्टूडेंट से मसला होता है, और वो ना उसको पर्सनल बना लेते हैं, पर्सनल खार निकालना। लेकिन अगर अच्छा उस्ताद आपके पास होना हलीमा, तो जिंदगी संवर जाती है। बहुत चीजें उस्ताद से ही मिलवाने लगे जो कि अपने काम में बड़े उस्ताद हैं। जब उनका प्रोफाइल आया और जब हमें प्रोड्यूसर हमें प्रोफाइल भेजते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, तो मैं आई वॉज इन मिडल ऑफ रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग करा रहा था, तो मैं रुक गया और मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान हुआ। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा आपने पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाया? हाँ। तो उसने मुझे कहा हाँ। मैंने फिर प्रोफाइल पढ़ी। और प्रोफाइल में तो आपने जिस तरह कहा बहुत ज़्यादा सफ़े हैं। अगर आप देखें वो प्रोफाइल, अगर हम आप लोगों के साथ कभी शेयर करें, तो मैं जो उनका सिर्फ अवार्ड्स लिखे हुए थे ना, और जो वो वाला पेज था जिस पे उनकी सारी अचीवमेंट्स थी कि कौन कौन से उन्होंने अवार्ड्स लिए, मैंने सोचा कि हम उनके नाम याद कर लें।
है ना, थोड़ा सा वो बताएं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये इतने नाम है ना कि ये अगर बताते बताते ना, तो आज कहीं और मैं कहीं और हाँ वाकई इतने अवार्ड्स उनकी प्रोफाइल के अंदर। हलीमा, वन मोर थिंग, मुझे एक चीज़ बड़ी दुख हुई, मैं बहुत लंबा इसको खींचती ना, मैं एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ। ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब वो प्रोग्राम में आए तो मैं एक सेब खा रहा था और उनको लगा होगा कि यार ये बंदा तो मतलब अपने ही धुन में है। तो उन्होंने एक बात की जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था, सुन भी रहा था। उन्होंने कहा कि आपने मेरा कोई काम देखा है, आपने मेरे बारे में कभी कुछ पढ़ा है? मैं, आप बिलीव करें, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बोल रहे होते हैं, ये आपके तजुर्बे होते हैं जो बोल रहे होते हैं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनसे आपको बात कराऊँ। नेशनल ज्योग्राफिक के एक्सप्लोरर भी हैं वो। बहुत ज़्यादा उन्होंने फिल्म्स जो हैं वो ऐसी बनाई हैं जिनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया गया, 100 से ज़्यादा ममालिक में देखी गई हैं, तकरीबन 250 उनको जो है वो रिकग्निशन मिल चुकी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। He has done an immense work. We're going to talk about it in detail. We have Jawad Sharif साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? Thank you so much. I'm good. अच्छा, आपके बारे में एक और बात मैं कहना चाहते हैं। इससे पहले प्रोड्यूसर कहता है यार इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों देता है हमारे, थोड़ा कम कर लिया करो। जवाद साहब, कुछ लोग होते हैं, बड़ी छोटी सी बात है, फोटोजेनिक होते हैं, ठीक है, तस्वीरों बड़े प्यारे आते हैं, आप रियल में ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे मैं अच्छा, चलें, आपकी तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छा, हमने आपको अपने इतना खूबसूरत नहीं पाया था, हमने कहा था आप डायरेक्टर। मैंने आई थॉट कि आपने शायद देखा है, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इन दिस, आई मीन कि मैं इसमें था कि मैं शायद तस्वीरों में अच्छा आता हूँ। नहीं, आप इस तरह ज़्यादा अच्छे, तो मुझे लगता है आप एक्टर होने चाहिए। मुझे लगता है दोनों तरह आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चलें, थैंक यू इन पर्सन भी और पिक्चर्स में भी। आपने उसको एक्नॉलेज किया, नहीं तो इन्होंने शॉक दे दिया। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक्टर हैं, आपको मैं आपकी फील्ड बता रहा हूँ। नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद इट। जिसका जो काम है वो वही करे प्लीज। एक्टर्स हमारे पास बहुत मौजूद है, मतलब अबंडेंस में। हाँ, जवाद आप सो एक्टर से ना देयर इज दिस लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो आई रन दिस प्रोडक्शन हाउस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमने आपको उर्दू में बदलना है, पता है आपको, लोग उर्दू में से जी अच्छा, तो वो ईमेल्स आ रही होती है ना, तो अब उसमें लिखा हुआ है कि हमारा काम क्या है, कि वी हैव डन दीज डॉक्यूमेंट्रीज, हम ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम सोशल इम्पैक्ट फिल्म्स करते हैं, सारी डिटेल है उसके अंदर। तो 90% ऑफ द ईमेल्स आई मीन कि वी गेट स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान में, जी। तो उसमें वो जो होती हैं कि वो एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, 14 साल 12 साल के बच्चों की जो है ना वो ईमेल्स आई हैं या उनकी कॉल्स आ रही होती हैं कि वो एक्टर बनना है, मॉडल बनना है। और मुझे एट अ टाइम मुझे लगता है कि शायद पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त यहाँ तो एक्टिंग में आना चाहता है, यहाँ तो मॉडलिंग में, ऑडिशन में आपको भेजेंगे, ऑन स्क्रीन आना चाहता है, ऑडिशन में अपना टिकटॉक भेजेंगे, वो टिकटॉक भेजेंगे या कुछ इस तरह के फोटोशूट्स भेजेंगे कि वो आई मीन कि वो देखने जा रहे होंगे, अल्फाज नहीं है उनकी उसको बयान करने के लिए। अच्छा जवाद, जिस तरह आपने कहा भी कि हम लोग ज़्यादातर वो मूवीज़ बनाते हैं, वो फिल्म्स बनाते हैं जिनका सोशल इम्पैक्ट होता है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की ऑडियंस इतनी अवेयर है कि उसे पता लगे कि हाँ यार इस मूवी में ये मैसेज जो था ना, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा मैसेज था। लोग पूरी मूवी देख के जो है वो बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि क्या था इस मूवी में, कुछ भी तो नहीं था, कोई गाना ही नहीं था, कोई मज़ा ही नहीं आया, कोई अच्छी हीरोइन ही नहीं थी। तो हमारी जो ऑडियंस है वो क्या उस चीज़ को समझ रही है? अच्छा, सो दिस इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और ये सवाल जो आपका है ना, सो आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम टीवी सीरियल्स। तो मैंने शुरू में टीवी प्लेस जो है वो डायरेक्ट किए, और उस वक्त जब हमारा प्रोड्यूसर के साथ या राइटर के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती थी, तो सबसे ज़्यादा इट वाज बैक इन 2008 से लेके 2012 तक, तो वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन ये होती थी कि ये पब्लिक डिमांड है, ठीक है, कि पब्लिक को ये चाहिए, पब्लिक को ये समझ आएगा, लेकिन वी हैव सीन दैट कि जब आपने पब्लिक को अच्छा कंटेंट दिया, मीनिंगफुल कंटेंट दिया, तो उसके ऊपर भी रिस्पांस आता है और उसको भी उतना ही अप्रिशिएट किया जाता है, उसको भी उतना ही एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये आई मीन के दिस इज़ द माइंड सेट कि शायद जो है वो पब्लिक को जो है वो सिर्फ वो गाने चाहिए, वो एंटरटेनमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब उसको एक पैकेज इस तरह से किया जा सकता है कि उसके अंदर आप अपनी सब टेक्स्ट के अंदर अपनी मैसेजिंग भी करें, और उसका जो कमर्शियल जो एलिमेंट है या जो उसका एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है उसको भी उस तरह से रखें। मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, मेरी दूसरी फिल्म थी K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन, दैट हमने
2014 में हमने K2 का 60 इयर्स की जो है ना वो उसकी कंप्लीशन हुई थी, जब फर्स्ट समिट हुआ था 54 में और 2014 में। तो हमने पोर्टर्स लिए पाकिस्तान में जो डिफरेंट इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस के साथ जाते हैं और उनकी लाइफ को फॉलो किया, स्कूली से लेके उनकी जर्नी को। बिल्कुल। तो K2 बेस कैंप और एडवांस बेस कैंप तक, इट वाज अ 2 ईयर प्रोजेक्ट। तो उन 2 सालों में हमने उन पोर्टर्स की लाइफ को जो है फॉलो किया और एक बिल्कुल एक डिफरेंट जो पाकिस्तान के ऐसे विजुअल्स और टोटली अनएक्सप्लोर्ड जो लैंड थी उसको एक्सप्लोर किया। जब मुझे याद है कि उस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग थी इस्लामाबाद पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में और इट वाज हाउसफुल। आई मीन कि हमारी इंडिपेंडेंट फिल्म थी, कोई उसकी मार्केटिंग नहीं थी, कोई उसके हवाले से हमने कोई उस तरह की पब्लिसिटी, कमर्शियल बजट भी कोई उसका नहीं था, लेकिन स्टिल आई मीन मुझे याद है कि वो स्टेयर्स पे लोग बैठे हुए थे, बाहर गेट पे लोग खड़े थे कि भाई हमने आना है, एंड इट वाज अ हाउसफुल। सो द थिंग इज़ कि अगर आप कुछ अच्छा डिफरेंट कंटेंट लेके आते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं, तो उसको एक्नॉलेज किया जाता है और उसका स्पेस है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की कि वो हाउसफुल था, यकीनन ये मुझे नहीं जानते, लेकिन उसमें मैं भी था और मैं देखने आया था और इट वाज ये कि मैं आई विल नॉट लाई, मैं एक्सीडेंटली वहाँ पर गया क्योंकि मैं PNC जाता हूँ, खुरम भाई से बड़ी दोस्ती है, खुरम लतीफ़ी भाई से, तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ उनसे मिलने के लिए। तो हमें पता लगा स्क्रीनिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, तो हमने कहा यार हमने भी देखनी है। इट वॉज एन आर्ट मूवी, क्योंकि उसमें सीरीज़ ऑफ आर्ट मूवीज़ थी जो कि दिखाई जा रही थी। तो हम लोग जाके बैठे और हमें पहले जगह ही ना मिले और हम जाके फिर स्टॉप पे जाके बैठे क्योंकि वही एक स्पॉट खाली था। उसके बाद इतने लोग आए तो देयर वाज नो स्पेस फॉर देम टू सिट, क्योंकि वो बैक साइड पे जो स्टेयर्स बनी है वहां पर वो दिखाई जा रही थी। एंड दिस इज जस्ट नॉट इन इस्लामाबाद, लाहौर में अलहमरा में हुई, कराची के अंदर स्क्रीनिंग्स हुई, तो हर स्क्रीनिंग के ऊपर हमें ये जो है ना वो रिस्पांस मिला। अच्छा जवाद, एक चीज़ मैं आपको अब थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा। आपका एक जो काम है वो फोक म्यूज़िक के हवाले से है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें फोक म्यूज़िक को बजाया जाता है, कहा जाता है। ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने उसको तकवीत दी, उसको रिवाइव किया, उसको फ्यूज़ किया और आज वो म्यूज़िक सब पाकिस्तान में हर जगह सुना गया। लोग कहते थे नहीं फोक म्यूज़िक का ट्रेंड नहीं रहा, वो तो अब नहीं, अब कौन सुनेगा, अब मॉडर्न, लेकिन उसी को फ्यूज़ किया गया और अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी नकलें बनना शुरू हो गई। आपने उसी को रिवाइव किया, तो क्या आपको लगता है कि ये जो पुश, ये धक्का है, इसमें आपका कहीं ना कहीं हाथ है? आपने ऐसा क्या किया था कि फोक म्यूजिक को दोबारा से तकवीत मिल गई थी? अच्छा, आई रिमेंबर कि इंडस ब्लूज बेसिकली जो फिल्म है, इट वाज अबाउट जो मरते हुए साज हैं पाकिस्तान के, और हमारा उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान के ऐसे फोक और क्लासिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसको बजाने वाला कोई एक शख्स है और उसको बनाने वाला जो क्राफ्ट्समैन है, जो उस साज को बनाता है, मतलब वो उसकी कहानी क्या है और वो जिस कल्चर से, जिस सकाफत से जुड़ा हुआ है, उसकी कहानी क्या है। तो हमने उस पूरी कहानी को जो है वो फिल्म करने की कोशिश की। मुझे याद है इनिशियली जब इस कहानी के ऊपर 200-250 लैंग्वेजेस में मेरे ख्याल में ये फोक म्यूजिक को किया जाता है, बजाया जाता है। आई मीन के द सॉन्ग्स आर इन, हाँ, देयर आर, आई मीन के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर बजाया जाता है, लेकिन मैं वही आप वाली बात पे आ रहा हूँ कि जिस वक्त मुझे याद है कि जब ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया और आई वाज लुकिंग फॉर फंडिंग, और जब मुख्तलिफ दोस्तों से बात होती थी या मुख्तलिफ अदारों से बात होती थी तो कोई उसमें दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी वजह ये होती थी कि भाई क्या कुछ अगर साल ख़त्म हो गए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ तो पावर्टी, गुर्बत का इशू है, हमारे यहाँ टेररिज्म का इकोनॉमिक्स इशू है, एक्सट्रीमिज़म का इशू है, इकोनॉमिकल इतनी इंस्टेबिलिटी है। तो उसमें अगर कुछ बाबे जो हैं या कुछ सास जो हैं, कोई सकाफत का कोई हिस्सा खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ, तो वो मैटर नहीं करता। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है, मुझे ये फील होता है कि वो अलमिया ही ये है कि हम अपने सकाफत को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस को, अपने ट्रेडिशंस को जो है हम प्रिजर्व नहीं कर सके, और वो ऐसे वो निकलता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है और हमें उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। और जो हमारी आने वाली जनरेशन, अभी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वो भी इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, लेकिन वो भी एक ट्रेडिशन है और मुझे लगता है कि शायद वी आर दी लास्ट वंस जो हम उसको विटनेस कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह
मतलब वो आपको जवाब किताबों में भी नहीं आपसे मिलेंगे। हलीमा एक पूछे मुझे, मैंने आपसे एक चीज़, ये मैंने जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ा था मैं तभी सोच रहा था आप डायरेक्टर नहीं लगते मुझे, क्योंकि आप एक्सप्लोरर हैं। आप डायरेक्टर होता है कि काम दिया, राइटर ने आके पकड़ाया, जी इस पे काम करना है। मुझे जितनी मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है, आप ये नहीं है। आपने वो चीज़ें उठाई हैं जो कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं उठाई। तो वो जो आपका नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर वाला टैग आपके साथ है, वो शायद आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आप चीज़ें ढूंढते हैं, ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। तो असल डायरेक्टर तो ये था, तो हम तो डायरेक्टर को पीछे छोड़ चुके, हम तो उन्हें पपेट बना दिए कि ये स्क्रिप्ट है जी, ये वाला ड्रामा देना है। हलीमा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, पैसे लगाए हैं तो आप ये ड्रामा ये वाला चलाना है, इसको इस तरह कमर्शियल में कर रहा है और उसे पता है उसे कमर्शियली चलाना कैसे, किस तरह ढस ढस करना है, किस तरह ट्रायंगल बनाना है। आप वैसे नहीं है तो सर्वाइव कैसे करना? अच्छा, मैं इसमें देखें, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, एक बड़ी वजह ये थी कि मैंने अपने कैरियर में ट्रांजिशन किया है। मैंने कमर्शियल टीवी से, मैंने टीवी ड्रामा से बिल्कुल अपने पीक के ऊपर मैंने ट्रांजिशन किया टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड टूवर्ड्स डॉक्यूमेंट्रीज। उसकी वजह ही ये थी कि मुझे लगता था कि जो डायरेक्टर या जो हदायतकार है, कहने को तो हम उसे हदायतकार कहते हैं, लेकिन वो वाकई वो बिल्कुल ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ हो रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन है। आई फेल्ट लाइक कि मैं ऑन सेट जो है, इट्स मोर लाइक कि मैं ऑपरेशनल काम ज़्यादा कर रहा हूँ। वो क्रिएटिविटी कहीं ख़त्म हो गई है। प्रोड्यूसर का प्रेशर अलग है, आर्टिस्ट का प्रेशर मतलब वो एक अलग प्रेशर है जी, मैंने जाना है, अब आपने इतने सीन भी करने हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी ख़त्म होगी, नैरेटिव का फ्रीडम उस तरह से नहीं रहता। ठीक है, तो उसकी वजह से एक वजह ये थी कि मैंने उस तरफ जो है वो ट्रांजिशन किया कि मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कर सकूं और साथ में जो है वो जो अपना जो एक्सप्लोर करना है, जो कल्चर्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके ऊपर जो है मैं काम कर सकूं। अब जो आपका सवाल है इसमें, जो सर्वाइवल का सवाल है, इनिशियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो पैसे आपको कमर्शियल में या एक टीवी सीरियल में या एक वैसे मिलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री में, और ख़ासकर जिस तरह की मैं इंडिपेंडेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज या जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ, तो उस पर काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इनिशियली वो मुश्किल था, लेकिन विद टाइम बीइंग जूं उसको एक्नॉलेज किया गया, तो जो है वो सपोर्ट मिलना शुरू होगी। फिर उसके साथ मैंने अपना कमर्शियल काम कंटिन्यू रखा। मैं अभी भी जो है मैंने वो एक रियल एस्टेट का इश्तिहार बनाया पैसे तो कमाने हैं ना, ठीक है ना, तो मतलब वो जिस तरह से उन्होंने कहा है ना, मैंने रियल एस्टेट का एक इश्तिहार बनाया है। तो थिंग इज कि वो जो सर्वाइवल है वो तो आपका अपनी जगह पे है, कि वो कमर्शियल काम है या डेवलपमेंट सेक्टर का काम है या बीच में शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो वो सब चलता रहता है। अक्सर इस इंडस्ट्री में ना हम लोग बैठे होते हैं दोस्तों के साथ, तो कहते हैं यार तुम किधर फंस गए हो, देखो हम कितने कमा रहे हैं, तुम ये क्या किधर कर रहे हो। असल में हमारे यहाँ जो मयार है ना कामयाबी का, वो पैसा बन गया है कि जो जितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो उतना ही ज़्यादा कामयाब इंसान समझा जाता है। जवाद, आपने खुद कहा एक्नॉलेजमेंट का, लोगों को दो तरह की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अवार्ड ना दो, पैसे दे दो। दूसरे जो है, बहुत सारे इंडियन एक्टर्स जो हैं वो कहते फिरते हैं कि अवार्ड तो सबके बट्टे बटाए होते हैं, तो हम कहते हैं कि अवार्ड अपने पास रख लो, हमें हमारी वो पैसे दे दो जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके लिए हमने काम किया। कि वो लोग बहुत खुलेआम कहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा काम जब लोगों को पसंद आएगा और हम इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए। तो आप ज़ाहिर है दूसरे वाले लोगों में आते हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो जाती है कि पाकिस्तान में आपके काम को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता जिस तरह से बैरून मुमालिक में किया जाता है। बहुत सारी आपकी फिल्म्स जब मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, तो उनको ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिले हुए थे जिन अवार्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सुना हुआ होगा। तो उस टाइम क्या फीलिंग आती है कि जिस मुल्क के लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन बाहर वाले लोग जो हैं वो मेरे लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, नहीं, मुझे हमेशा से मुझे लगता है कि किसी हद तक जो है ना, ये हमारी अपनी खाम ख्याली भी है। और मैंने चूँकि इंटरनेशनली मैंने जर्मनी में काम किया, मैंने यूएस में मैं गया, UCLA में मैं स्कॉलरशिप पे गया था, तो मैंने उधर भी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स स्पेसिफिकली यूरोप में मैंने देखा, तो वो भी स्ट्रगलिंग है। मतलब हम इधर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अपनी सोसाइटी में वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। उधर वो अब जर्मनी में मुझे याद है जो स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रगल है, हमारी फैंसी नहीं है, तो वो बस वो उनका वो स्टूडेंट्स के साथ ठंडे मौसम की स्ट्रगल है, तो वो इंटरेक्शन होता था। वो कहते थे यार हमने लंदन जाना है, हमने LA जाना है, ठीक है ना। तो उनकी एक अपनी स्ट्रगल है और फिर कम्पिटिटिव है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी जो है वो उतना ही मुश्किल है। मुझे कभी आई फेल्ट लाइक कि मुझे हमेशा से पता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी एक मैस या एक कमर्शियल ऑडियंस नहीं है उस तरह से, लेकिन उसकी एक नीश या एक स्पेसिफिक ऑडियंस है।
उस तक वो बात पहुंचनी चाहिए और उसके हवाले से डायलॉग होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो वो जो है वो हो रही है, मतलब वो रिस्पांस मिलता है। लेकिन आई एम लकी इन दैट सेंस कि जो मेरी जो फिल्म्स हैं, अब इंडस ब्लूज मुझे याद है कि जब हमने उसका इनिशियली सिर्फ उसका ट्रेलर हमने रिलीज़ किया और वो विद इन डे उसके जो है मोर देन मिलियन व्यूज़ हो गए। जितने मेन स्ट्रीम चैनल्स थे उन सब चैनल्स ने उसको कवर किया क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म थी, किसी नेशनल मीडिया ने उसको हाँ किसी एक चैनल का या उस तरह से प्रोडक्ट नहीं था, तो वो फिर हर चैनल ने। और फिर कहानी हेडलाइन क्या बनी कि पाकिस्तान में मरते हुए साज़ों के ऊपर एक फिल्म इंडस ब्लूज जो है उसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया है और उन जो वो म्यूजिशियंस हैं उनके हवाले से बात हो रही है। और मुझे फिर उस वक्त इट वाज वो 4 साल हमें लगे उस स्टेज तक पहुंचते हुए। और मुझे पता है उस 4 साल की स्ट्रगल में जिस वक्त भी अपने कमर्शियल काम के साथ मैं पैरेलल उस पर काम कर रहा था तो अक्सर ये क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता था, यार इनको कौन फोक म्यूजिशियंस को सुनेगा, या तुम क्या इनके पीछे लगे हो, पिछले इतने अरसे से इनको कर रहे हो, यू नो। लेकिन आप वही बात है जो इनिशियली हमारी गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई कि स्पेस है, आई मीन के लोग देखना चाहते हैं अच्छा कंटेंट, लोग आई मीन के कहानियाँ जो हैं वो सुनना चाहते हैं, उनको जो है वो एक मीनिंगफुल कंटेंट चाहिए। बात यही इख्तलाफ है मुझे आपसे, यही इख्तलाफ है मुझे आपसे। इख्तलाफ ये है कि पहले लोग कहा करते थे हलीमा कि नहीं ये कंटेंट यही बिकता है, यही लोग देखते हैं, लोग ये नहीं देखते, रेड क्रॉस लग चुका है। अब बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जो कि नए आए हैं और बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट में लोग मोहब्बत कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं उन ड्रामों से। आपने कहा कि मैंने उसको छोड़ा और मैं इस तरफ आ गया, यही तो यहाँ पे ही तो लूप होल आया। हम चाहते हैं वापस उधर जाएं और उस तरफ, पर्दे के उस तरफ जाएं, वहां पर जाएं जहां पर टीवी स्क्रीन है, जिसको मैस मीडिया देखता है, जहां पर चीज़ों को तब्दील होने की सख्त ज़रूरत है। आप इंटरनेशनली अक्लेम्ड डायरेक्टर हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कह चुके हैं, आपके अवार्ड्स कह चुके हैं। तो अगर आप उस तरफ जाएंगे तो हमारा जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जो मेरी बहन बैठी है, बेटी बैठी है, जो मेरा बाप बैठा है, भाई देख रहा है, वो नैरेटिव आप हदायतकार ही चेंज करता है। अगर ये बात समझ आ जाए ओनर्स ऑफ द चैनल को, तो आपको नहीं लगता कि आपको 2 कदम अब दोबारा उस तरफ जाना चाहिए ताकि वो नैरेटिव आप चेंज करें? मेरी बड़ी खूबसूरत, मैं सिर्फ और बात ऐड करूंगा, कशफ राना हमारी बड़ी अच्छी राइटर है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग खुद आगे जाएं। यकीनन उंगली पकड़ के कोई आपको नहीं लेकर जाएगा, आपको खुद 4 कदम चलना पड़ेगा और आप जब 4 कदम चलेंगे 5वें कदम में कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा आपका साथ देने के लिए। यस। तो आपको ये बात आप मानते हैं ना कि अच्छा, मैं अब इसमें ना बड़ी ये भी दिलचस्प बात है, 2 इसमें एस्पेक्ट हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगा। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और अब तो जितना मीडिया स्प्रेड फैल चुका है, जितने चैनल्स हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी जगह पे क्लैश आ जाता है। आई रिमेंबर कि मैं कराची में था और आखिरी जो मैं प्रोजेक्ट एक फ़िल्म का प्रोजेक्ट था जो मैं करना चाह रहा था और वो कहानी थी डेजर्ट की। सहरा की कहानी थी, एक लड़की थी और वो भी म्यूजिशियन, फोक म्यूजिशियन, उसकी स्ट्रगल और वो सब कुछ था। और कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग हुई और उसमें एक प्रोड्यूसर्स थे जिनके साथ जो है वो, मैं भी आपकी तरह नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बात चली तो उसमें आप ले नहीं, आपका कोई मसला नहीं। तो वो बात ये है कि वो उसमें फिर वो कहानी के ऊपर जब स्क्रिप्ट की स्टेज है उसमें फीडबैक ये आ रहा है, यार इसमें हम एक ट्रैक अगर ऐसा डालें जो हम थाईलैंड पे बीच पे जाके फिल्म करें तो कैसा होगा। एक रेगिस्तान की मूवी का थाईलैंड पे नहीं, आपके पास अपना रेगिस्तान इतना प्यारा है तो वहीं पे अगर आपने ट्रैक डालना भी है तो आप वहीं सो बेसिकली कि वही कमर्शियल एंगल, वही आइटम सॉन्ग और वो सब कुछ है, तड़का लगाना था। हाँ, वो लगाना था कि भाई ये डिमांड है, ठीक है ना। तो इस जगह आके जो इन्वेस्टर है, जो फाइनेंसर है या जो प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर है या हदायतकार है, उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो फिर वो जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आई एम ग्लैड कि फिर भी अब किसी हद तक कुछ काम होना शुरू हुआ है। काफ़ी बीच में अच्छी इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म्स, अभी फीचर लेंथ फिल्म्स जो हैं वो देखने को जो है वो मिल रही हैं। कंटेंट जो है वो काफ़ी नैरेटिव जो है वो उस हद तक चेंज हो रहा है। जवाद, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि आपको ड्रामास की तरफ लेके आया जाए क्योंकि हमारा बहुत दिल करता है कि अच्छे अच्छे ड्रामास बने और हमारे जैसे जो लोग हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे चले गए थे, उनका सहारा लेने लग गए थे, अब अगर वो वापस आ ही रहे हैं टेलीविजन की तरफ तो इस तरह के लोग जो है वो ड्रामास बनाए। मैं ना रेडियो शो करता होता था ना, मैं आप ब्रेक लेते उससे पहले बता दूं, तो मैं ना कहता था कोई हमें नहीं सुन रहा,
तो मैं कहीं कहता था कि आप कॉल करें और जो आपके दिल में बात है आप करें। तो लोग तो उसको लिटरली समझते थे कि कोई और वो कोई नहीं सुन रहा, वो कॉल करके बता देते थे। इसीलिए हम कह रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा। अगर आप कोई अपना ख्वाब है जो आपने दिल में छुपाया हुआ है, आज तक किसी को नहीं बताया और आप वो करना चाहते हैं, आज फोन पे कह दें, क्या पता हम आपको अच्छा मशवरा दे दें। नंबर जो है वो पट्टी पे नीचे चल रहा है, हमें कॉल करें, बताएं कौन सा आपका ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहते हैं और आप बनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग सुबह से आप लोगों को कह रहे हैं कि कॉल करके बताएं कि एक तो क्या नाश्ता किया है सबने, है ना, और दूसरा जो है अपना कोई ड्रीम ऐसा जो आप लोगों ने कभी किसी के साथ शेयर ना किया हो कि यार मैं ये ज़िंदगी में करना चाहती थी, ये करना चाहता था, और फिर इंजीनियरिंग की तरफ निकल गए या मेडिकल की तरफ निकल गए तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। तो आज शेयर करने की कोशिश करें, हो सकता है कि ये वो टर्निंग पॉइंट हो आपकी ज़िंदगी का जब कुछ बदलना हो। अल्लाह ताला जो है बड़ा मेहरबान है और वो हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बता सकती हैं, शुरुआत आपसे करें। क्या टर्निंग पॉइंट? नहीं, आपका ख्वाब क्या था, क्या करना चाहते थे जिंदगी में? अच्छा इंसान ना कहिएगा, बहुत गुस्सा। नहीं, मेरे जो भी ख्वाब थे, मेरे कोई ऐसे ख्वाब नहीं थे आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो भी थे वो हो गए हैं पूरे। नहीं, वैसे क्या बनना चाहती थी आप? होस्ट, बचपन से होस्ट बनना चाहती थी? नहीं, मैं कभी भी होस्ट नहीं बनना चाहती थी। तो 10 सालों की बनना चाहती? तो ये तो फिर ख्वाब ही ना हुआ ना। तो फिर तो ख्वाब पूरा भी तो होता है ना। मैं एक अच्छी ऐसी बीवी बनना चाहती थी जो आपकी दोस्त हो, जिससे आप कुछ भी ना छुपाएं। मतलब जिससे जो लोग होते हैं ना डर रहे होते हैं अपनी बीवियों से, और उनको होता है कि इसके सामने कह दिया या इसके साथ ये मजाक कर लिया तो ये माइंड कर देगी, ऑफेंड हो जाएगी, फिर घर जाके वो नहीं मैं बनना चाहती। तो यानी फिर ख्वाब ही रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सही कहा था, ख्वाब ही रह जाता है। हाँ। अच्छा वैसे अगर काफी घरों में मसले डाल लेंगी आप। अच्छा वो जाके वो भी हो जाएगी कि ये देखो ये भी हाँ तो देखो ये भी मान रहे नहीं, लेकिन ये मैंने एज औरत खुद सोचा ना कि मियाँ अगर चलो मजाक कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बात है। मुझे ये नहीं हमारे पता साथ कॉलर मौजूद हैं जी, और वो कॉलर है जिनका हम बड़ा अरसा इंतजार करते हैं, बड़ी कम हमें कॉल करती है जी। तलत आंटी है। वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है तलत आंटी? अरे भाई आज तो आपके हुमायूं जो है ना, तुम्हें पता है आज हुमायूं की जो गुफ्तगू इतनी इंटेलेक्चुअल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या बात है? मैंने बहुत एंजॉय किया है। कौन सी वाली? ये हाँ नहीं, अभी पूरी गुफ्तगू सुनी है ना मैंने इनकी। अच्छा तो अच्छा, अब आपके मेहमान भी वो है, ये साहबजादे माशाल्लाह इतने कहना चाहिए इतने तामीरी जहन के मालिक हैं ये, कि मुझे इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है और कितनी इन्होंने स्ट्रगल की होगी, और वाकई एक अच्छी फिल्म बनाने में एक अच्छा, इंशाल्लाह ड्रामा भी इनका देखेंगे। तो ये फिल्में बनाना कोई आसान बात नहीं है, ये इसमें इतने मराहिल से गुजरना पड़ता है कि आपको क्या बताएं। तो मुझे तो इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है। और एक मुझे बड़ा, आपने जो एक्नॉलेज किया ना कशफ राना को, तो ये एक तरह से बहुत, अब मुझे आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि मैंने एक दिन जो है उनको डॉक्टर अब्दुल बासित को भी देखा था। मैं कहा मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, बस वो थोड़ा सा सुन पाई थी मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब इस साहबजादे की और गुफ्तगू सुनते हैं और हम यकीनन इनके अच्छे अच्छे काम देखेंगे इंशाल्लाह। और मेरी एक जो आपसे हज़रत फरमाइश है कि अगर इनका कोई काम अगर आप लोग टेलीकास्ट कर सके ना तो उसको जरूर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कशिफ के लिए जो है हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे जब हम लोग ब्रेक पे गए हुए थे कि किस तरह से जो है वो किसी को आगे लेके आया जा सकता है और हेल्प की जा सकती है। अच्छा जवाद, आपकी एक मूवी थी द लूजिंग साइड और उसको जो है बेस्ट ह्यूमन मूवी का अवार्ड मिला था। अब जब इस तरह की अवार्ड्स मिलते हैं आपको, कांस फिल्म फेस्टिवल में उसको बेस्ट ह्यूमन राइट्स फिल्म का अवार्ड मिला था। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान जो है वो इस तरह से बैठ के एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो मूवी है वो बता सकती है कि आप क्या सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में, कि कैसे वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, जैसे आपकी हमें शख्सियत से पता लग गया है,
उसके लिए कितनी बड़ी पावर है कि वो इस तरह आवाज़ नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, लेकिन उसकी मूवी वो सारी चीज़ें बता रही है। तो उसके बारे में भी कुछ बताओ। अच्छा, नहीं, आई मीन के बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फ़नकार के लिए, हदायतकार के लिए, किसी के लिए भी, कि वो जिन सब्जेक्ट्स को, जिन कहानियों को महसूस करता है या जिनको जो है वो जिनके हवाले से उसे पेन फील होता है, तो उस पे काम करे। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं कि थीसिस का हमें सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा कि किस पे करें, और या हमने कोई आइडिया बनाना है, हमें कोई समझ नहीं आ रहा, आप आइडिया कहाँ से लेके आते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ कि आई मीन जिनके लिए मैं पैशनेट हूँ। मैं मुझे म्यूज़िक से, और ख़ास कर जो मौसीकी का हमारे जो माशरे में एक कॉन्फ्लिक्ट है और जिस तरह से ख़त्म होती जा रही है, या हम अपनी सकाफ़त से दूर होते जा रहे हैं, तो मुझे उसका हमेशा से एक ना वो एक मुझे जो है उसका वो पेन उसका है, उसका मुझे ना दुख महसूस होता है। उसकी वजह ये है कि चूँकि मेरा वक्त, मैं कहता हूँ कि फॉर्चुनेटली मुझे इतने मौके मिले, चाहे स्टडी वाइज या चाहे काम के हवाले से, और मैं अब स्पेन में मैंने एक फ़िल्म में बार्सिलोना में असिस्ट किया, वो हिस्ट्री के ऊपर फीचर फिल्म बन रही थी, ठीक है। सो आई हैव गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की। अच्छा। तो उसमें मुझे वो एक्सपोजर मिला, और मैंने देखा, मैं कनाडा गया था टेड टॉक देने। सो आई वाज वन ऑफ दी टेड फेलो लास्ट ईयर 2022 के अंदर। और आपका एक जेस्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें, जब आपका टेड टॉक देख रहा था। वो यूजुअली मुझे भी उससे लोग बड़ा वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जो आपने यू किया था। नहीं, इट्स मोर अबाउट रिस्पेक्ट वाली बात है। एंड आई डू दैट टू। मुझे जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज थी उस पूरे टेड टॉक में ना, शायद आज आप इस जगह इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हम्बल पर्सनालिटी। नहीं, थैंक यू सो मच। और तो आई मीन उसमें मैंने ये देखा कि किस तरह जो कौमें हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह अपनी सकाफ़त को ओन करते हैं। सो आई हैव बीन टू म्यूज़ियम्स, क्योंकि मैं ट्रैवल किया इतना ज़्यादा, और मैंने वहाँ पे देखा कि यार ये एक छोटी सी चीज़ है और मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं है, लेकिन उसकी इतनी हिस्ट्री है, उसके ऊपर इतनी बुक्स हैं और उस पर इतना कुछ हुआ हुआ है, और हमारे पास क्या कुछ है और हमें पता ही नहीं है। जवाद, कमी कहाँ पर है? 250 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड कर चुके होंगे आप, जब आपने एटलीस्ट उसमें रिकग्निशन आपकी है। 100 से ज़्यादा ममालिक में आप यकीनन जा चुके हैं, आपने वहाँ पर अपनी चीज़ें पोर्ट्रे की हैं, वहाँ पर पिक्चराइजेशन हो चुकी है। आपका जो अगर द कलर ऑफ स्मोक की बात भी कर ली जाए, अंतारी की बात कर दी जाए, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कोई एक प्रोजेक्ट मैंने नहीं ऐसा पढ़ा जो कि वांट टू गो हो, यानी कि आपने कहीं भी देखा हो नहीं, उस पर प्रॉपर रिसर्च हुई हुई है। क्या आपको लगता है कि आजकल जो हमारे डायरेक्टर हैं, फ़र्क सिर्फ रिसर्च, क्योंकि मैं नाम लूँगा संजय लीला भंसाली की फिल्म में प्रॉपर रिसर्च पीछे बैकग्राउंड होता है, फिर लोग कहते हैं यार क्या मूवी बनाते हैं, क्योंकि एक रिसर्च है। क्या रिसर्च का एलिमेंट डायरेक्टर के पीछे ख़त्म हो गया? क्योंकि जैसे स्क्रिप्ट मिलता है वो बस निशान लगाता है हाईलाइटर से, ये इसका है, ये इसका है, पेंसिलों से लिखता है चीज़ें और ड्रामा शुरू हो जाता है। अच्छा, जिनकी आपने जिक्र किया, वो तो अपनी मूवी के जो सारा बैकग्राउंड होता है वो भी खुद डिसाइड करते हैं, लंडे से जा के पर्दे खरीद के ला रहे होते हैं। इतनी उनकी सेट डिज़ाइन खुद करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो अंदर इनकलकेट हुए होते हैं उस मूवी के, कि वो कहते हैं कि बस यही मेरा जिंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो रिसर्च करते हैं। आप उसकी कोई मूवी देखें, क्या रिसर्च का एलिमेंट बहुत खत्म हो गया डायरेक्टर की तरफ से? हाँ, मुझे ये लगता है कि हम इस वक्त जो है वो एक रेस का हिस्सा है, और वो एक नफसा नफसी का आलम है, और उस उस दौड़ में, उस रेस के अंदर ना, हम ये सारे हमने जो एलिमेंट्स हैं, अपना जो ग्राउंड है ना, वो खो दिया हमने, अपनी बेस को हमने ना वो खो दिया, और उसमें होता ये जा रहा है, और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ भी ये बात हो रही होती है कि ऐसन आर्टिस्ट, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसने कितने लोगों तक जाना है, कौन किस जगह बैठ के उससे इंस्पिरेशन ले, तो उसको कितना ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आपके साथ इसी में ऐड कीजिएगा, जैसे शोएब मंसूर साहब की मूवीज है, कौन नहीं देखता? सब जाते हैं देखते हैं। बिलाल की कौन मूवीज नहीं देखता? सब जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ रिसर्च, देयर इज अ प्रॉपर वर्क। आप उधर नहीं जाऊंगी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाऊंगी, मैं लाला मुसर, हम वहीं बैठे हैं। हाँ, लेकिन वो बात है ना, वो फार्मूला है ना कि यार दिस इज़ द बजट, इसके अंदर हम ये चीज़ बना दें,
और आई मीन कि उस पे जो उसने पैसे, एक वो फाइनेंशियली उनका है कि एक जो इन्वेस्टर है उसने अपने पैसे जो है पूरे करने हैं। लेकिन मुझे बड़ा गिला है आज के लिखारी से भी, आज के हदायतकार से भी, आज का जो एडिटर है और सबसे बढ़कर जो प्रोड्यूसर है, इन्वेस्टर है, उन सब से कि वो उसके अंदर उस थॉट प्रोसेस के अंदर जो है रिसर्च को, उसका जो आइडिया डेवलपमेंट है उसमें प्रॉपर कंसल्टेंट्स उनको ऐड करें। और क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब देखें ना, आई मीन कि हम काफ़ी आजकल मैं देख रहा होता हूँ कुछ प्लेस आ रहे हैं और उसमें काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव, बड़ी मुस्बत बात है कि जो है वो बात होना शुरू हुई है, डायलॉग हो रहा है, लेकिन आप उस पर कंसल्टेंसी लें, आप उस पर उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट है, रिसर्चर है, उसको बिठाएं, उससे बात हो। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने खुद जेंडर के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं और वो कन्फ्यूजन जो है वो उसकी वजह से और बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम उसको नहीं देख रहे हैं। हाँ, हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे। अच्छा, एक और चीज़, हदायतकार से मुझे मसला ये है कि पढ़ते नहीं है। हाँ, मतलब रीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो मैं कहता हूँ ना कि सर्कल की बात है, एक प्ले ख़त्म हुआ है, हाइलाइटर है उनके पास, ठीक है ना, वो एक होता ये है कि एक प्ले ख़त्म हुआ है, अगला स्क्रिप्ट तैयार है, ठीक है ना, फ़ौरन उस पे, तो आपके पास वक्त ही नहीं है कि आपने अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और बातें करेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अस्सलाम वालेकुम कह देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। हलीमा ठीक है। अच्छा, ब्रेक के दौरान ना जवाद ने हुमायूं को काफ़ी कहा है कि आप बिल्कुल उनका नाम नहीं ले रहे हैं और इसकी वजह से ना मुझे पता ही नहीं लगा कि हलीमा भी जो है मौजूद है आपके साथ, तो नाम नहीं पता लगा। नाम है तुम्हारा किस नाम से पुकार, जिससे भी पुकार। आई होप गाने के लिरिक्स यही है। यही है। उम्मीद करते हैं यही होंगे। मैंने तो भाई आपके दौर का गाना नहीं सुना, मतलब इन्होंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर पे वार किया है डायरेक्ट। अच्छा जवाद, एक चीज़ जो मुझे बहुत मसला होता है जिस चीज़ से, वो ये है, एक चीज़ जो फिल्मों के मतलब इस एंटरटेनमेंट के, हाँ, जिससे ज़्यादा मसला होता है वो ये है कि लोग जो है वो जंप कर जाते हैं अपनी फील्ड से। ठीक है, कोई इंसान जो है वो अगर डायरेक्टर है और कुछ प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं तो वो कहता है कि यार मैं तो ये वाला काम भी कर सकता हूँ, तो मैं अब ये करने लग जाता हूँ। और जो प्रोड्यूसर है वो कहता है कि अच्छा, एक प्रोजेक्ट वो बनाता है और फिर कहता है कि अगली मूवी में ना, मेरी मूवी में मुझे ही रख लो हीरो के तौर पे। और इवन ये कि कुछ मैंने सॉन्ग जो कंपोजर्स हैं वो भी ऐसे देखे हैं कि वो एक दो मूवीज़ में बड़े अच्छे सॉन्ग कंपोज करते हैं, बहुत अच्छा उनका फीडबैक आता है, लेकिन फिर वो एक्टिंग में आ जाते हैं और वहाँ आके वो फ्लॉप हो जाते हैं। मतलब जिसका जो काम है वो ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं इस काम के लिए बनाया गया हूँ, मैं ये परफेक्ट करता हूँ, मुझे यही करना चाहिए, जंप क्यों करते हैं? मैं अभी जिस वक्त अभी सुबह आ रहा था ना, तो आई वाज रनिंग लेट, जो कि हमेशा होता है, हमेशा होता है, ख़ासकर जब ये सुबह 8-9 बजे की कमिटमेंट होती है। हालांकि मैंने वो जो प्रोड्यूसर हैं उनसे काफ़ी मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार थोड़ा लेट नहीं हो सकता, आप मुझे 12 बजे बुला लें। मुझे था कि मॉर्निंग शो इवनिंग शो में हो जाए तो आई विल बी फाइन, 12 बजे बुला लें मुझे। तो एक ना वो मतलब मैं तो आंखें खुली थी, सो रहा था, और एक बहुत ही वो बुरा सा जंप आया और ऐसे जंप लगा, उसके बाद से मैं अभी इतना अच्छा। जो है वो थोड़ा आपको होश आई उसके बाद? ये मुझे ना इस पे एक सो मैंने जब इनिशियली अपने कैरियर में जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने पीटीवी के अंदर ना, पीटीवी होम के अंदर मैंने जो है ना कुछ वक्त गुजारा, ऑलमोस्ट 1 साल, और मैं डिफरेंट एज एन कंसल्टेंट, हाँ जो है मैंने पीटीवी होम, हाँ ठीक है ना, तो मैंने जो है वो प्रोजेक्ट्स में करता था। तो मैंने पहला अदारा देखा जहाँ पे जो आप जंप की बात कर रही हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बंदा जो है वो और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया, वो प्रोड्यूसर हो गए, जो प्रोड्यूसर हैं वो किसी और में चलेंगे। और मुझे कभी ये साइंस समझ, मैंने कहा यार काम तो कुछ नहीं करना, मेरा अपना लर्निंग प्रोसेस था, तो मुझे ये समझ नहीं आती थी, मैंने कहा कि यार एक बंदा आईटी में बैठा हुआ है, उसका एक डिफरेंट उसका बैकग्राउंड है, तो वो प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है?
और फिर जब मैंने खुद उधर प्रोजेक्ट्स करना शुरू हुए तो फिर मुझे समझ आना कि अच्छा ऐसे हो सकता है, क्योंकि आपको उधर हर चीज सीखनी पड़ती है। यहाँ वहाँ पर है कि यू हैव टू नो एवरीथिंग, वहाँ पे हर चीज। अब आप उसको करने की नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आप उनसे पूछेगा पीटीवी में आपको हर चीज सीखनी थी। अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी है जो कि आपके प्रोजेक्ट की है, जो कि एक टैबू है, जिसको आपने टच करके लिटरली मेरे जैसे लोग के लिए जिनको इस बारे में बात करने का बड़ा शौक है, डिप्रेशन के बारे में आपने जो है वो बड़ा खूबसूरती से, आप स्टोरी टेलर हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह आपने बयान किया जब आपकी मुझे शायद फैज़ साहब की वो राइटिंग है जो कि आपने उसको स्टोरी टेल किया, उसके बारे में, उस टैबू के बारे में, डिप्रेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा मुझे ये लगता है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि कल ही मैंने एक अपने उस पे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की हुई थी कि हम जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर एक और हम डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे हैं एंड वी आर लुकिंग, हम ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो कि डिप्रेशन से या ये बड़ा अहम टॉपिक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस डिटेल में मैं कॉलर ले लूँ ताकि आप शुरू से इसको बड़ा डिटेल में समझाएं। हमारे साथ हमारे प्यारे रेगुलर कॉलर हैं याहिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं बहुत बहुत जो हमसे इतना प्यार करते हैं। और आज हलीमा देखिए, बात थी कि आपने तो मेरा दिल ललचा दिया। सुबह बड़े मजे से अकेले अकेले खा रही थी और हमें जो है मैंने बिल्कुल भी अकेले अकेले नहीं खाया, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको दिया, सबके पास गई। और इतना यमी सा लग रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था आपसे लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और फरहाद भाई ने जैसे उसका क्लोजअप बनाया था ना, उससे तो और ज्यादा दिल ललचाने लग गया। बल तो जब क्लोजअप हुआ तो तभी तो मुझे समझ में आया वो चीज क्या है, मतलब मैं सोचा था है क्या खा क्या रही है। आपने क्या नाश्ता किया याहिया आज सुबह? मैं देखिए, मैं नाश्ता करता हूँ जब मैं 10 बजे करता हूँ। मैं अपनी अर्ली इन द मॉर्निंग एक चाय और खुद बनाता हूँ, दूध पत्ती और एक बिस्किट लेता हूँ। वो मेरा सुबह का समझ बैठी होती है, वो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है। नाश्ता उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं बहुत कुछ भी मिल जाए, यानी आप अंडा ले लें या कोई टोस्ट ले लें या ऐसी चीजें, लेकिन कोई पराठा 3-4 पराठे ले लें, 4-5 अंडे ले लें। वो अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं ले सकता। मुझे पता है इसकी जो वजन है वो उसके नहीं बताता कि नहीं, ये आपकी बिल्कुल सोच है, ये बिल्कुल झूठ है जो लोग इनके बारे में समझते हैं। हुमायूं तौबा अस्तगफार, मतलब मैं और जवाद शायद मिलके भी इतना ना खा सके जितना हुमायूं खा लेते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। तो वो हमारी दोस्त की अम्मा कहती थी, अगर बुरा न माने तो वो हमारी पंजाबी की बात है, मुंह चुई तो डिट खोई। ट्रू। और हमारा ये है कि हमारा देख के ही पता लग जाता है कि जी खाते पीते घराने से ताल्लुक है। हालांकि हवाई खा रहे हैं। हालांकि हवाई खा रहे हैं। बाकी जी भाई क्या सवाल है? अच्छा, सवाल तो पहले तो भाई को बहुत सलाम हो। देखिए, बात ये कि हमारे मुल्क में बहुत कमी है डॉक्यूमेंट्री मूवीज की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं फिर वही बात करूँ कि मैं देखता हूँ इंटरनेशनली तो हर चैनल, चाहे न्यूज चैनल या कुछ भी हो, वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री जरूर वीक में या एक हफ्ते में एक प्रोग्राम होता है जो डॉक्यूमेंट्री होती है डिफरेंट मौजू पे। अब प्रॉब्लम हमारी है कि हम लोग जो कैटर कर रहे होते हैं ना, उन लोगों जनरल पब्लिक को कैटर करते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, आर्ट मूवीज हो गई या डॉक्यूमेंट्री, ये पर्टिकुलर लोग देख रहे होते हैं, बहुत उनको देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे अनअवेलेबिलिटी होती है, उनको प्रमोट भी नहीं करते। तो इसको यानी इस डॉक्यूमेंट्री मूवीज को, और बहुत सारे इशूज हैं, बहुत सारे हमारे मुल्क में इशूज हैं जो आप मतलब इंटरनेशनल जब जाते हैं तो हिट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको पजीराई नहीं मिलती। एक तो ये, दूसरा जो आपने बात की ना फोक म्यूजिक और हमारी जो एक ब्लेंड है, क्योंकि मैंने वो अर्ली 70s का दौर भी देखा है, 60s का भी थोड़ा सा देखा है। तो उसके अंदर हमारे यहाँ बहुत बड़े फोक स्टार्स थे, जिसके अंदर वो हमारे बेंजो बजाते थे और अलगोजा बजाते थे और बहुत सारी चीजें। हम उनको रिवाइव कर सकते हैं न्यू ब्लेंड के साथ, जैसे पीदू ने किया, बहुत सारे लंदन में बहुत सारे लोगों ने किया, और भी किया जो फ्यूजन बनाते हैं। फ्यूजन ऐसा बनाना चाहिए कि आपका जो कोर है ना वो खराब ना हो। हमारे यहाँ फ्यूजन ऐसा बनाते हैं कोर को खराब कर देते हैं, वो बैलेंस करके रखना एक तो ये जरूरी है। अच्छा, मेरा सवाल इनसे ये है कि देखिए, मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आपको एक पैशन भी चाहिए, आपको डेडिकेशन भी चाहिए। हर आदमी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आर्ट मूवी नहीं बना सकता जब तक उसके अंदर वो चीज ना मौजूद हो। तो हमारे यहाँ इस चीज को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए? अब जैसे मेरे जैसे लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, लेकिन जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलती, तो वो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे और क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में डिप्रेशन वाली बात मुकम्मल करें, फिर आप याहिया भाई के सवाल का मेरा ख्याल है कि इस पे कर लेते हैं, कर लें, फिर जो है वो जरूर जैसे आप। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने ये सवाल किया और इस पे बात की।
सबसे पहले तो आपने 2 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिया, अलगोज़ा और बेंजो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इंडस ब्लूज़ जो है वो अभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। हमारा चैनल्स है जवाद शरीफ फिल्म्स, ठीक है। तो इंडस ब्लूज़ आप ज़रूर जाके देखें। उसके अंदर जो है वो अलगोज़ा, बेंजो, बोरिंदो, सारंगी, सरोज़, आई मीन के डिफरेंट आपको इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर मिलेंगे। और वो जो पुराने जो घराने हैं और वो जो उसको लेके चल रहे हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरीज़ हैं उसके अंदर। तो एक आपको उससे जो है ना एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और जो दूसरा वो सवाल का हिस्सा था ना, मैंने यूरोप के अंदर और अमेरिका में भी मैंने बड़ा ये ऑब्ज़र्व किया कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो पैसे देते हैं डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। मतलब वो टिकट लेते हैं सिनेमा में, एक थिएटर्स में। जब आई रिमेंबर मैं 2016 में था जर्मनी, तो उस वक्त जो है वो मलाला आई थी डॉक्यूमेंट्री, ठीक है ना। तो लाइंस लगी हुई थी, क्यू लगे हुए थे, क्योंकि आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं भी देखूं उसको जाके, लेकिन मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ा उसका डॉक्यूमेंट्री का जो है वो टिकट लेने के लिए। बिल्कुल। तो अब ये एक पूरा जो है ना एक वो सोसाइटी का एक पूरा जो है वो लोगों का जो है एटीट्यूड है, और वो शायद इतना मैच्योर हो चुके हैं और उनको कंटेंट चाहिए। अब वो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि हमें जो है कोई नया कंटेंट मिले, हम उस पे जो है एक्सप्लोर करें। मुझे याद है इंडस ब्लूज़ पे K2 के ऊपर जब इंटरनेशनली कोपेनहेगन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी स्क्रीनिंग हुई, तो वो आई मीन कि वो पूरा जो है वो हाउसफुल था। और इतना ज़्यादा जो बाद में जो डिस्कोर्स होता है, सवाल जवाब होते हैं, और मतलब मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता था कि इतना मतलब डीप तो मैं भी नहीं गया। इतना तो मैं बहुत देखा है। हाँ, इतना वो इंटरेस्ट लेते हैं और वो जो है उसको वो स्टडी करके आते हैं। अभी मैं पिछले महीने आई वाज इन स्विट्ज़रलैंड, ज़्यूरिख के अंदर ना, तो उधर देयर इज़ म्यूज़ियम राइटबर्ग, काफ़ी मतलब इट्स वेरी ओल्ड म्यूज़ियम, और उनके साथ आई एम वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मेरी एक टॉक रखी ना, टॉक विद द फिल्म मेकर, और उन्होंने कहा कि हम इंडस ब्लूज़ के ऊपर जो है वो एक हम उसको टॉक करेंगे, या आपकी जो बाकी फिल्म्स हैं। तो वो टॉक जो है वो आउटडोर होगी, गार्डन के अंदर, इट्स गोइंग टू बी वेरी कैजुअल। और मैंने कहा ठीक है। एंड मुझे थोड़ा सा हैरानी थी, मैंने कहा कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कैजुअल टॉक है, कौन लोग आएंगे, बिल्कुल अननोन होंगे, क्या होगा। और जब मैं पहुंचा वहाँ पे, एंड सबसे पहले तो मैं आई वाज अमेज्ड कि कितने लोग बैठे हुए हैं, और हर एज ग्रुप से लोग बैठे हुए हैं। और फिर मेरे लिए दूसरी हैरानी ये थी कि हर किसी ने जो काम ऑनलाइन अवेलेबल था, इंडस ब्लूज़ देखी हुई है, K2 देखी है, एंड आई वाज टोटली अमेज्ड, क्योंकि मैं खुद ये नहीं करता। मतलब मुझे खुद जो है ना, मतलब अगर मुझे किसी से मिलने जाना है या किसी से जो है वो बात करनी है, तो मैं खुद वो नहीं कर रहा होता, लेकिन उन्होंने वो पूरा देख के आए उसके ऊपर, और एंड दैट वाज आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट टॉक, कि वो जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो जो एप्रिसिएशन है वही काफी थी आपकी। और जिस तरह लोग उसको देख के आए हुए थे और उसके बारे में सवाल लेके आए हुए थे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं जी, इम्तियाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलीमा मैम, हुमायूं और ये डायरेक्टर साहब, आई थिंक आप लोग फिल्म साजी पे बात कुछ कर रहे हैं ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। फिल्म कैसी बननी चाहिए और कैसी नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं कोई इतना इस मामले में तो एक्सपर्टीज या एक्सपर्ट राय रखता नहीं हूँ, मगर मैंने एक कमाल की हरकत की हुई है। इंग्लिश फिल्म शायद ही कोई ऐसी हो, गंदी नहीं, अच्छी साफ सुथरी फिल्में, एडवेंचर एक्शन वाली, मैंने लातादाद फिल्में देखी हुई हैं, और मैंने उससे ये अंदाजा लगाया कि उससे एक तो नॉलेज भी आती है, और फिर हम लोग कितने पीछे हैं इसका अब अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। हमारे पड़ोसी मुल्क वाले जो है वो अकल के लिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो वो अकल इस्तेमाल करते हैं, और उनकी अक्सरियत फिल्म जो होती है, जैसे एक फिल्म बड़ी मशहूर फिल्म है, नाम नहीं लूंगा, पब्लिसिटी हो जाएगी उनकी, तो वो जो है ना वो अंग्रेजी फिल्मों से चोरी की होती है। हमारे यहाँ अफसोस के फिल्म इंडस्ट्रीज में ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई पढ़े लिखे हाई फाई लोग होंगे, इक्का दुक्का होंगे। असल में बहुत कुछ सीखनी चाहिए, और बहुत से हमारे फिल्म मेकर ये समझते हैं कि उरियानियत डाल दो फिल्म हिट हो जाएगी। आज के दौर पे उरियानियत बहुत पीछे रह गई है। आजकल देखे इंग्लिश फिल्में आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, जैसे एक एक्वामैन है, स्पाइडरमैन है, या आंट मैन है,
अब वो चीजें पीछे रह गई। अब वो लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की फिल्में बना रहे हैं और भाई पता नहीं कहाँ से उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ये रियल है या फेक है। तो हम अभी बहुत पीछे हैं और बात दरअसल ये सिर्फ फिल्मों में ये गंदे सीन डालना और यानी डालना ये कोई चीज नहीं है। आप ऐसी चीज रखे कि जिससे बच्चा भी अट्रैक्ट हो, बड़ा भी अट्रैक्ट हो, सबक सीखे। तो इस तरीके की फिल्में होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हम लोग बहरहाल पीछे, एक्चुअली ये हमारा काम है भी नहीं। ये काम कहते हैं जिसका काम उसी को साधे। लेकिन इस इंडस्ट्री से यार वाबस्ता बड़े लोग होते हैं बेचारे। हीरो हीरोइन तो लाखों करोड़ों ले जाते हैं। एक स्वीपर है या स्टाफ बॉय है या क्लीनर है या क्लर्क है, उसको रगड़ देते हैं। तो मकसद ये है कि हमारे ये चीज़ें ऐसे ही हैं। अगर कोई पढ़े लिखे लोग आए और समझें, वर्ल्ड की स्टडी करके फिर वो फिल्में बनाएं और उनका एक ही मकसद ना हो, तो फिर वो चीजें सबक आमोज भी होती है। हर आदमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल तो ये बड़ी खामी है अब इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड में मेरा ख्याल है बहुत काम करने की जरूरत है। लकीर का फकीर बनने से इंडस्ट्री तरक्की करने वाली ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, काम है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन है इस इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए भी वेजेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है जो कि इसका सपोर्ट है, ना कि सिर्फ एक बंदे के लिए। जवाद, आपके साथ बात करने का इतना आज मज़ा आया और सवालात और भी बहुत सारे थे, वो इस वजह से क्योंकि आपका काम इतना ज़्यादा था। और आज इस प्लेटफॉर्म की और नेटवर्क की जानिब से हम कहेंगे वो रियली प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह कि आपने इतना काम किया इस मुल्क के लिए। और आप वो भरते हुए सितारे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो ऐवाने सदर में पहुंचे और उनको बैजेस लगे जो वो डिजर्व करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा आपको इंशाल्लाह ताला जरूर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे आप इसी तरह से काम करते रहें और आपका काम जो है वो इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड्स लेके आता रहे और हम उस काम को देखते भी रहें। थैंक यू सो मच। मैं बस वही पूछना मैं सिर्फ क्लोज ही करना चाहूँगा इसके ऊपर। एक तो वो डिप्रेशन वाली बात है, उस पर मैं चूँकि वो बीच में रह गई, उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये लगता है कि जो मेंटल हेल्थ है वो अभी तक इस मुल्क के अंदर टैबू है। आई मीन कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनको हम डिफरेंट तरह से ट्रीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं पता नहीं कोई साया हो गया, ये हो गया, इस तरह की बातें बहुत कॉमनली उसके हवाले से अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये है कि जो फिल्म मेकर्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको मोटिवेट करना चाहूँगा कि और इस इशू के ऊपर काम करें। और हम भी हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री करें और आई मीन कि उसमें इफ़ कोई भी अपनी कहानी बताना चाहता है, क्योंकि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आई मीन दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन और इस तरह की बात होती है। बिल्कुल हाँ, तो वो फील फ्री टू रीच अस। जवाद शरीफ फिल्म्स, हमारा यूट्यूब भी है, उस पर फिल्म्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो रीच कर सकते हैं या गूगल करेंगे तो ईमेल भी जो है वो उस पर कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्तियाज़ साहब ने जो बात की कि हमारे यहाँ फिल्म मेकिंग के हवाले से, तो एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहूँगा, जो कि मेरा अपना इंटरेक्शन रहता है। डिफरेंट इंटर्नशिप्स पे स्टूडेंट्स आते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरेक्शंस रहता है, उसमें मुझे ये लगता है कि बाज़ औक़ात हम टेक्निक तो सीख जाते हैं, भी कैमरा किस तरह से ऑपरेट करना है, हमने जो है वो स्क्रिप्ट की बेसिक क्या है, लाइट किस तरह से होनी चाहिए, एडिटिंग किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन जो नैरेटिव वाला जो पार्ट है वो मिसिंग होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो मिसिंग है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर जो है, स्टूडेंट्स के अंदर जो है, वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी अर्ज को डेवलप किया जाए और वो अपने आइडियाज़ को सबसे पहले खुद क्वेश्चन करें, रादर दैन के जो भी ट्रेडिशन चल रहा है या जो भी आपको फ्यूल किया जा रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से फ्यूल किया जा रहा है, डिजिटल मीडिया से फ्यूल किया जा रहा है, तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें, रादर दैन के आप उस पर क्वेश्चन करें, क्रिटिकली उसको देखें, अपने आइडियाज़ के साथ आएँ और एक आई मीन कि एक वो पॉजिटिव या इम्पैक्ट स्टोरी टेलिंग की हम बात करते हैं तो वो करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा दावत जरूर देंगे और किसी न किसी मौके पे आपसे मुलाकात होगी। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। यकीनन जवाद को आज जो अप्रिसिएशन यहाँ और नेटवर्क से मिली है, जो कॉल करके आपने उनसे मोहब्बत का इजहार किया है, जो यहाँ पर हमने यकीनन अल्फाजों में कोशिश की है कि उनकी बात, उनकी चीज़ों को, जो काम को
ज़्यादा सराहें और यकीनन ही डिजर्व्स मोर देन दैट। एंड ऑफ कोर्स हमारे ये उभरते हुए सितारे जिनको हमेशा इसी तरह याद रखेंगे अपने अल्फाज़ों में, और इंशाल्लाह उनका काम देखकर आप उनको एप्रिसिएशन दे सकते हैं। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे मेहमान मौजूद, आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। हलीमा और हुमायूं हैं आपके साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट जब हमारे शो से जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग आप लोगों को बोर करें, उसके बाद एक और ज़बरदस्त, हाँ एक ज़बरदस्त सा गेस्ट और एक ज़बरदस्त सा टॉपिक जो है वो हमारे पास पीछे तैयार पड़ा होता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों की दुखती रग है, साइबर क्राइम के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मसले का शिकार होते हैं क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी नहीं है। हमारे पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है हुमायूं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इसको कैसे डील करना है। बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो फजूल किस्म के, जी आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा। और मासूम लोग जो होते हैं या जिनको समझ नहीं आती, या कभी कभी होता है पेरेंट्स आपको बुला के पूछ भी लेते हैं, लेकिन फॉर सपोज बच्चे घर पे नहीं है तो वो उसको ओपन करके देख भी लेते हैं कि क्या है, तो फ़ौरन आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है वो ये है कि आपका जो ATM कार्ड है या आपका जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हैक कर लिया जाता है, वो बहुत बड़ा मसला आता है। फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बहुत बड़ा मसला आता है कि जी हमारा फ़ोन जो है वो हैक हो गया है, हमारा जो इंटरनेट का पे डिफरेंट सोशल साइट्स पे जो अकाउंट्स होते हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके साथ मसले मसाइल भी आते हैं और इन मसलों से बहुत सारे लोग जो है वो लड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हुमायूं ऐसी होती हैं जो आपकी मदद के लिए काम कर रही होती हैं, और वो काम ही उनका ये होता है कि अगर आप उनको रीच करें तो आपका जो डाटा है वो रिकवर करके दें या आपको बताएं कि आप अपने डाटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आजकल का ये टॉपिक बहुत नीड बन गया है कि इसके बारे में हम लोग बात करें। काफ़ी ऐसे से सोच रहे थे, और इस सारी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अपना एक ऑफिस रन कर रहे हैं, इसी हवाले से काम करते हैं कि किस तरह साइबर क्राइम से और जो थ्रेट्स वहां से आते हैं उनसे बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी अदनान मलिक। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। अदनान, जिस तरह मैंने तो गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग रह गया आपका, मेरा रह गया ना, पर नहीं क्योंकि आपका जुकाम हुआ है ना, मुझे छींक आने लगी थी, आई वाज वेटिंग कि छींक आ जाए फिर मैं गुड मॉर्निंग कह लूं। आ गई है। आपकी सुबह जल्दी होती है? Yes, आप मॉर्निंग पर्सन है? Yes, early morning, starting from 4:30. ओहो, These days 4:30 बजे उठते हैं? अच्छा, हम आपको बता दें कि हम आपको स्विच कर दिया करेंगे, ऐसे जब रिमोट देखें ना आप समझे कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हम आपको उर्दू में करेंगे ताकि हमारी मैथ्स वीडियो जो है वो समझ सके। ठीक है। तो आप 4:30 बजे उठते हैं? जी जी। फिर नाश्ता क्या करते हैं? आज सुबह से हमारे किसी से ये पूछ रहे हैं कि नाश्ता क्या किया जाता है सुबह सुबह? अच्छा, so आज it was half fried egg and chai and पराठा, जो टिपिकल नॉर्मली देखा, कहा था मैंने तुमको ये देसी नाश्ता है। देसी नाश्ता। और अंडा पराठे की सुबह ही हम बात कर रहे थे ना, बड़ा मजा आता है अंडा पराठा खा के, लेकिन मजा तब आता है मुझे जब कोई और बना के दे। यार सॉरी, ये सवाल रिलेटेड है तो मैंने पूछना है, आप फिर सोते कब हैं? So depend from work, लेकिन normally 10 o'clock या 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे 4:30 ही है डेली। Yes. लेकिन अगर 10 बजे सो रहे हैं तो फिर तो 6.5 घंटे हो गए हैं, इट्स गुड स्लीप। ठीक है। अच्छा अदनान, आजकल जिस तरह मैंने कहा जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ बहुत सारे रिलेटेड मसले भी आते हैं, और जब हम बात करते हैं मोबाइल की टेक्नोलॉजी की तो मसले कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हाथ से बाहर निकल जाते हैं। जिस तरह जी बैंक अकाउंट जो है वो हैक हो गया और उसमें से पैसे निकाल लिए गए। अब अगर किसी का ये मसला हो गया और वो आपके पास आ रहा है कि जी मेरे साथ तो ये मसला हो गया, मैं क्या करूँ, तो उसका क्या हल है? अच्छा, सबसे पहले इसको समझिए, जो ऑर्गेनाइजेशन हम रन कर रहे हैं, so इसका नाम है सिक्योर पर्पल। तो सिक्योर पर्पल बुनियादी तौर पे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी है, और हमारी जो ज़्यादातर सर्विसेज हैं वो B2B हैं, व्हिच मीन बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। लेकिन हम इंड यूज़र्स, एक आम इंडिविजुअल पे भी काम कर रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉय ट्रेन करना होता है, बिकॉज हैकर्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ सिस्टम को टारगेट नहीं करता, वो आपके लोगों को भी टारगेट करता है। उस पर डिफरेंट अटैक्स होते हैं, उसको हम फिशिंग भी कहते हैं, उसको हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी कहते हैं।
और नॉर्मली इंसान जो है वो सबसे वीक लिंक है साइबर सिक्योरिटी में। आप मशीन को तो सिक्योर बना लेंगे, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बना लेंगे, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन स्टेबिलिटी? ठीक है, तो आपको ह्यूमन को फूल करना, उसको डिसीव करना, दैट्स व्हाट हैकर्स डू एज वेल। तो इसलिए लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, साइबर अवेयरनेस फैलाना, दैट्स कम अंडर सिक्योर पर्पल एरिया एज वेल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम फीमेल्स, फ्रॉम पेरेंट्स, इवन टीचर्स हो गए, क्योंकि कोविड के बाद हमने एक बड़ा शिफ्ट देखा इन ऑल ऑफ द एरियाज। आप एजुकेशन की बात करें, हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे ऑनलाइन हो गई, तो जिसकी वजह से पीपल वर नॉट रेडी उस चीज़ के लिए, उस शिफ्ट के लिए। तो वहाँ पे बड़े नॉट एजुकेटेड एज वेल कि हाउ टू ट्रीट दैट, बिकॉज उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई थी कि हम लोग बिल्कुल आप रिमोट चला रही थी, हम उसमें बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक अलाउ का बटन आपका सब कुछ लेकर जा रहा था। ये आपने मैंने आपकी प्रेस टॉक देखी, जो आपने प्रेस टॉक में दी, उसका बड़ा मज़े की चीज़ थी, वो डाटा प्रोटेक्शन थी। अगर अदनान बात की जाए डाटा प्रोटेक्शन की, तो फेसबुक ने करोड़ों हर्जाने भरे हैं इस बात पे। अब मुझे अभी तक याद है जब ट्रम्प का जब वो इलेक्शंस हुए थे, उसमें वो डाटा रिलीज हुआ था, वो जो भी हुआ, जो फैसला हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मेरा डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप तक पहुंच रहा है। मेरी तस्वीरें आप एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ अब रखी हुई है मोबाइल में नहीं, गूगल ड्राइव पर, क्योंकि मुझे चाहता हूँ वो गुमे ना। तो वो हमें ऐसे जकड़ दिया है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक भी उससे, कि अब उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरा डाटा की प्रोटेक्शन कैसे होगी? ठीक है, तो इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक बिजनेस या प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने गूगल ड्राइव की बात की या फेसबुक की बात की, तो उस लिहाज से आपने समझना होगा। तो जब आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं या फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। फेसबुक भी आप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल ड्राइव भी आप 15 GB तक फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट सर्विस इज़ नॉट अ फ्री, इट कॉस्ट यू समथिंग, लेकिन आपको पता नहीं वो क्या है, वो आपका डेटा है। सो आपका जो डेटा है, आप फेसबुक आपके पिक्चर्स, आपकी बातें, आप इवन सम टाइम योर थॉट्स इवन, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। आपके कॉन्टेक्स्ट में कौन है, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या मैसेजेस कर रहे हैं, और उसी डेटा के मुताबिक ही आपका एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल वो बनाता है, जिसकी बुनियाद पे वो आपको एड्स रन करता है। दैट्स द बिजनेस मॉडल ऑफ फेसबुक। बल्कि जितनी भी आपको टेक्स्ट जॉइंट नज़र आ रही है, वो आपके डेटा ही पे रन हो रही है। ये तो है कंपनी साइड से। ऑन द अदर एंड इट्स अ हैकर साइट्स, ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स। तो आपका डेटा जिस प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर रहे हैं, आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, उन पे तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके लिए लॉज भी हैं, जैसे हमारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में हमारे पास GDPR है, सो वो अंडर सुपरविजन होती है एक हद तक। लेकिन जो साइबर क्रिमिनल साइट्स है, वो तो होती ही क्रिमिनल्स हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट थ्रेटफुल एरिया, जहाँ से आपको ख़ुद को सिक्योर करना, और जहाँ पे बात हो सकती है डेटा प्रोटेक्शन की, कि एक प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अपना ट्रस्ट उस पर पुट किया हुआ है, एंड आई एम पुटिंग माई सेंसिटिव डेटा देयर इन गूगल ड्राइव बिकॉज आई ट्रस्ट गूगल, राइट? लेकिन एक साइबर क्रिमिनल जो कि क्रिमिनल है, वहाँ से मैं खुद को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ? सो दोनों साइड से आपको देखना होगा। अच्छा अदनान, बहुत सारी जगहों पे हम लोग जब कोई एप्लीकेशन फ़ोन में डालते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है। हमें बस आता है कि ये एप्लीकेशन हमें अपने फ़ोन में चाहिए, इतनी लंबी भी होती है, इतनी छोटे फॉन्ट में लिखा होता है कि हम बस उसको कहते हैं आई एग्री आई एग्री आई एग्री आई एग्री आई एग्री, और वो हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो आ जाती है हमारे फ़ोन में। लेकिन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब भुगतने पड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि इसमें ये भी हो रहा है। जिस तरह से फेसबुक ने कुछ ऐसा पहले कहा था कि जी 10 साल के बाद आपका जो सारा डाटा है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और फिर नया डाटा आएगा, क्योंकि हमारे पास भी इतनी जगह नहीं है कि हम आपके सालों के डाटा रखते रहें। तो हमारी वो शायद फर्स्ट जनरेशन थी जिसने ये एप्लीकेशंस यूज़ करना शुरू की थी, और अब उन्हें वो एप्लीकेशंस यूज़ करते हुए गालिबन 10 साल हो चुके हैं। और अब जब उनका डाटा जो है वो वहाँ से लॉस होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा हमें तो ये पता नहीं था। तो फेसबुक ने आगे से कहा कि जी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं उस वक्त, उसका आपको जल्दी थी फेसबुक अकाउंट बनाने की। तो एक तो वो चीज़ है कि आपका डाटा जो है वो वहाँ से गायब भी हो जाता है, जिसको आप बहुत सिक्योर समझ रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि बाकायदा कहा जाता है कि आपका ये जो सारा डाटा है, ये जिधर भी पड़ा हुआ है, अगर उसी जगह को हैकर हैक कर लेता है, जो कि बहुत दफ़ा हम लोगों ने सुना भी है कि होता है, तो इसका मतलब है कि आपका एक क्लोन जो है, वो जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, जो आप जिनके साथ आप जाते हैं, मिलते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये कितना ख़तरनाक है कि आपकी हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के पास है।
तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। सो टर्म कंडीशन में उन्होंने सारा वो डेटा लिखे होते हैं जो कि वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, या जो भी एक्टिविटी वो आपके डेटे के बिहाफ पे कर रहे हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ रहे हैं और आपने ओके कर दिया बिकॉज आप किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, या आप वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, या शायद कोई गेम हो जो कि आप खेलना चाहते हैं। सो नॉर्मली अवेयरनेस नहीं होती, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देते हैं। GDPR के अंदर विच इज़ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पे वो ओब्लिज्ड होते हैं सारी कंपनीज जो भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं या जो भी कंपनी है, अपनी यूज़र को ये बताने के लिए कि आप उनका कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं और किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी एरियाज़, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसी कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसलिए टर्म्स एंड कंडीशन में उन्हें सारा कुछ लिखा होता है कि अच्छा हम आपका ये डाटा कलेक्ट करेंगे और इन पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम देखते नहीं है, सो ना हम उन्हें सू कर सकते हैं, ना हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप वो साइन कर चुके हैं। यस, तो आप अपनी कंसेंट से ही डेटा दे रहे हैं, ठीक है, जो कि उनके बिजनेस मॉडल को स्ट्रॉन्गर बनाती है और वो आपको रेलेवेंट एड शो करते हैं जो कि उनका असल बिजनेस मॉडल है। तो ये दैट इज़ द पार्ट जहाँ पे आपको समझना होगा कि आपने खुद कंसेंट दिया हुआ है। उसके अलावा जो आपने डेटा ब्रीच की बात की कि साइबर क्रिमिनल या हैकर्स आपका डिफरेंट अकाउंट्स या कोई कंपनी उसने कंप्रोमाइज़ कर ली, तो आपके डेटा ब्रीच हो गए, आपके ईमेल्स चले गए, आपका पर्सनल डेटा चला गया, आपका कोई हेल्थ रिलेटेड डेटा था, आपकी पासवर्ड्स थी वो चली गई। तो उस पर तो ये है कि एक कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज आपने कंपनी पे अपना ट्रस्ट पुट किया था, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी इस चीज़ के कि वो आपका डेटा प्रोटेक्ट सिक्योर करे। एग्जैक्टली, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं बिकॉज कंपनी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और वहाँ से डेटा ब्रीच हो चुका है। लेकिन उसके लिए हम सिक्योरिटी जो मेयर्स हैं फॉर एक इंडिविजुअल वो हम बताते रहते हैं कि आप अपने डिफरेंट पासवर्ड्स रखा करें, अपने पासवर्ड्स को चेंज किया करें। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा ब्रीच हो गया, मैं भी डार्क वेब पे जाऊँगा, वहीं से आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड उठा लूँगा और मैं लॉग इन कर जाऊँगा। बट अगर आप डिफरेंट पासवर्ड्स रख रहे हैं, आप अपना पासवर्ड पीरियोडिकली चेंज कर रहे हैं, सो शायद मैं वहाँ से डेटा उठा भी लूँ, आपने अपना पासवर्ड चेंज किया हो, या आपने अपने डिफरेंट अकाउंट्स पे डिफरेंट पासवर्ड्स रखे हों, तो मैं वही पासवर्ड रीयूज नहीं कर पा रहा। जब मल्टीपल पे डालूंगा तो वो नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। अदनान, आप क्योंकि आपका सिक्योर पर्पल से आपका ताल्लुक है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसलिए सवाल आपसे बनता है। मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है वो ये जाने, जो व्हाट्सएप है वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है, आप ये कहा जाता है कि उसका डाटा जो है वो कहीं पे भी नहीं जाता। क्या ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए बताने का, मुझे पता है, लेकिन क्या ये बात सच है, वो इनक्रिप्टेड होता है या वो इनक्रिप्टेड नहीं होता? क्योंकि इसके बारे में बड़ी दो राहें मैंने सुनी, तो क्या वो होता है इनक्रिप्टेड के नहीं होता? अच्छा, तो जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर ही होती है। अक्सर लोग कहते हैं फेसबुक हैक हो सकता है, गूगल हैक हो सकता है, राइट? तो वो सिक्योर होती है बिकॉज कंपनी उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट जिम्मेदारी ले उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, यस दैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिर्फ आप एक अटैक वेक्टर से बच सकते हैं जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। तो जैसे ही आपका कोई मैसेज है वो एक अनरीडेबल फॉर्मेट में चला जाता है जिसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। जी, ठीक है, वो आपके मोबाइल से जाता है आपके सर्वर पे जाता है, सर्वर से वापस जो भी डेटा आ रहा है या दूसरी यूजर से जो आपको मैसेज आ रहा है थ्रू सर्वर, वो भी ही इंक्रिप्टेड होता है। सो जस्ट इन केस कोई भी मैन इन द मिडल अटैक कर रहा होगा, तो वो अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर भी लेता है तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, उसको पता नहीं लग रहा है, उसको समझ नहीं आता वो कि वो क्या है, ठीक है, वो डीकोड नहीं कर सकता, ऐसा ही है। लेकिन ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको कुछ अटैक वेक्टर से बचाती है, बाकी अटैक वेक्टर्स जो हैं अगर आप उनका शिकार हो गए तो फिर आपको एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है वो भी नहीं बचा पाता। माजरत के साथ में सिर्फ ये ऐड करूंगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारी ऐसी है वो व्हाट्सएप का सहारा इसलिए लेती है बिकॉज वो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रहता, तो हम यूजुअली जो नेटवर्क है उससे नहीं करते बिकॉज नेटवर्क इज़ नॉट सिक्योर, आप उस पर वो ट्रैक भी होता है, वो सारा कुछ होता है। सो मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक छोटा सा सवाल वो कि ये जो अलाउ का बटन हम करते हैं, अलाउ माई पिक्चर्स, अलाउ माई गैलरी, क्या ये अन्य वहाँ कर देना चाहिए? क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इंस्टाग्राम आप करते हैं तब भी होता है, जब फेसबुक करते हैं तब भी अलाउ करना पड़ता है, तो करा जा सकता है, कोई खतरा तो नहीं? यस, तो इसमें थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी होगी। जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप फॉर एग्जांपल कोई फ़ोटो एडिटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी गैलरी तक एक्सेस होना लाजमी है ताकि वो आपकी फ़ोटोज़ उठाएँ और उसको एडिट कर पाएँ। सो आपने एलो गैलरी या एलो फोटोज़ तो आपने एलो कर देना है बिकॉज आपने खुद वो ऐप आपको चाहिए, यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ऐसी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई गेम है जिसका आपके कॉन्टेक्ट से कोई लेना देना नहीं है और वो आपसे आपके कॉन्टेक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनती उसको उस परमिशन देने के लिए। सो बीइंग वेरी एक्टिव
देखा करें, अपनी सेटिंग्स में जाया करें, एप्लीकेशंस देखा करें, आपकी कौन सी एप्लीकेशन कौन सी परमिशंस डिमांड कर रही है। ठीक है। सो उसके अगेंस्ट अगर कोई सेंसिबल रीज़न बनती है सो मेक सेंस, अदरवाइज कोई परमिशन अलाउ ना किया करें। अच्छा। लेकिन इससे पहले सॉरी टू कट यू, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो कोई वेल नोन कंपनी है, कोई अच्छा ब्रांड है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे मेटा हो गया, सॉरी मेटा को आप जी मैंने कहा शायद आप उसको नहीं समझते वेल नोन। तो देखा करें कि कौन सी एप्लीकेशन और किसने बनाई हुई है। ज़्यादातर साइबर क्रिमिनल्स आपके एप्लीकेशंस बनाते हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, देयर इज़ एन एप्लीकेशन, उसका नाम है टोटोक। क्या नाम है? टिकटॉक नहीं, टोटोक। सो इट्स अ वीडियो एप्लीकेशन ऐप, जैसे टोटोक, हाँ, गल्फ कंट्रीज़ में यूज़ होता है, TOTOK। हाँ, तो रेलेवेंट नाम रखा है ताकि SEO उनकी अच्छी हो। समझ गए, ताकि वो मार्केटिंग करने का हाँ, तो टोटोक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जिस तरह के आप व्हाट्सएप पे या गूगल मीट है। अब उनके कुछ एलिगेशंस लगे कि ये स्पाई करता है अपने यूज़र्स पे, तो गूगल ने उसको प्ले स्टोर से हटा दिया। अब एक इंडिविजुअल जो है गल्फ़ कंट्री में बैठा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन गल्फ़ कंट्री में इस्तेमाल होती थी, उसको नहीं पता कि ये कोई एलिगेशन लगा है और गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। अब जैसे ही उन्होंने प्ले स्टोर से हटा दिया, साइबर क्रिमिनल्स 2 मिनट में रेप्लिका बना देते हैं, एक डमी ऐप बना देते हैं विद द सेम नेम टोटोक, वो आके पुट करते हैं आपके प्ले स्टोर पर। अब एक इंडिविजुअल जो है वो जाके सर्च करता है टोटोक, तो उसको वो एप्लीकेशन नज़र आएगी, बिकॉज ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है वो नहीं अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर पे है ही नहीं। ऐसा ही है। तो वो डाउनलोड करेगा वो एप्लीकेशन जो कि हैकर मैनेज्ड है या उसके कमांड में है, तो वो आपकी गैलरी तक भी एक्सेस है, वो उसके आपके माइक्रोफोन, आपके कैमरा वगैरह सारे एक्सेस होते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे पास आया था एक पॉडकास्ट या ऑडियो बेस्ड क्लब हाउस के नाम से, अब वो इनिशियली रिलीज़ हुआ ऑन एप्पल स्टोर, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। और क्योंकि कोविड था, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा था, पर्टिकुलरली जब इलॉन मस्क ने उस पर एक पॉडकास्ट की, एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना, तो उसके बाद वो काफ़ी वायरल हो। ठीक है। एंड आपको पता है सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे चलता है, जो भी ट्रेंड होता है वो हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब एंड्रॉयड यूज़र को नहीं पता कि ये एप्लीकेशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर राइट नाउ। अब वो जाते हैं तो वहाँ पे हैकर्स ने विद द क्लब हाउस के नाम से एक डेमो एप्लीकेशंस बनाए होते हैं, एंड विद इन सेकंड्स जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो फिर तुसी गए जनाब। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ नान मलिक है, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, वापस आके उनसे मजीद सवाल पूछेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जिससे आपको डर हो खौफ है, क्योंकि बहुत सारी आजकल ऐसी ऐप आई हैं जो आपको लोन देती हैं, खुदारा उनसे लोन ना लें, वो बहुत बड़ा स्कैम है। ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल इसको चला चुके हैं, बहुत सारी, शायद कोई एक आध ऑथेंटिक हो जिसको FPSC ने जो है दिया, उन्होंने जो SCCP ने जो है वो उसको अलाउ किया, बाकी जो है वो बहुत सारी फेक है। आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखें कौन सी रजिस्टर्ड है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उसके लिए खुदकुशियाँ कर ली हैं, बिकॉज वो दे कुड नॉट पे द लोन, क्योंकि वो आपको 1 लाख रुपए देते हैं और वो हफ्ते के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं, जो दिखता है वो नहीं बिकना चाहिए। आपने यहाँ थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें और भी करेंगे, आपके सवाल तो जनाब पूछे किसने रोका है, आए वापस, कहीं मत जाइए साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग एक और सुबह, और साथ साथ आपको बताएंगे हलीमा जुल्फ़िकार और मैं आपके साथ मौजूद है। अगर जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुमायूं, हमारे गेस्ट का क्या नाम है? अदनान मलिक। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कहा नान, सिर्फ अद खा गए थे शायद नाम। मैंने तो नाम ही नहीं लिया अभी। लिया था आपने नाम। हलीमा डोंट डू दिस, सिबलिंग फाइट्स, जैसे बहन भाई नहीं लड़ते होते। अच्छा तो हम करते हैं ये चीजें। हाँ वैसे ये बात। अच्छा अदनान, मैंने मैं चाह रहा हूँ कि वो आपका बड़ा, आपने ऐसा टॉपिक इस पर आपने बात की हुई है, उसको ढके छुपे अल्फाज में बात कर ली जाए, क्योंकि यकीनन मॉर्निंग है, एक लाइट मोड पे भी है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड क्राइम है जो कि अब पाकिस्तान में भी यूजुअली उसका केस आया और उस पर बहुत सारा काम भी हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाजेबा चीज़ें होती हैं जो चली जाती हैं आपकी, उसमें जो आप कुछ आपकी पर्सनल वीडियोस होती हैं जो आप अपने मोबाइल में रखते हैं और वो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में यूज़ हो जाती हैं। ये कहाँ पे लूप होल है? हम
हम क्या अपनी गैलरीज में चीज़ें ना रखें, हम उसको USB में रखें, कोई तरीका? आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो वो क्या, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है हलीमा जो आजकल हो रहा है, जिसमें बच्चों की कुछ ऐसी वीडियोस जो कि आप, क्योंकि देखिए आप घर में कुछ भी वीडियोस बना लेते हैं अपने लिए, जो आप कुछ व्हाटएवर यू डू, बच्चे जो है वो आजकल गर्मियों का सीजन है, पूल में खेल रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं वो अम्मियाँ बना लेती हैं अपने ग्रुप पे, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। तो ये चीजें होता है कि वो फिर गलत तरह ये जो क्राइम है, मैं चाह रहा हूँ कि बड़े लाइटर नोट में अगर आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें दो चीज़ें ठीक हो सकता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक चाइल्ड से रिलेटेड है और एक नॉर्मल इमेज बेस्ड अब्यूज है। तो आप किस वन को रेफर करें? बिकॉज़ चाइल्ड वाले को ज़्यादा हम करें। चाइल्ड जो है, मैं मॉर्निंग शो है बट राइट नाउ मैं अगर आपको एक स्टेटिस्टिक बता दूं, जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग क्राइम है राइट नाउ इन द वर्ल्ड, जो कि ऑस्ट्रेलियन उनका एक सेफ्टी कमिश्नर है, उन्होंने ये स्टेटिस्टिक जारी किया हुआ है। सो वो ड्रग्स नहीं है, वो किलिंग नहीं है, वो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सो बच्चों को एक पर्टिकुलर वे में, क्योंकि मोबाइल बचपन से ही पकड़ाया जाता है और उसको यूट्यूब भी एक्सेसिबल है, और जैसे आपको पता है इंटरनेट पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, और नेगेटिविटी ज़्यादा है ऑन द इंटरनेट देन पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी फैलती भी नहीं है, नेगेटिविटी आप तक खुद आपको न्यूज़ फीड में आ जाती है, खुद पहुंच जाती है आप तक। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेंजर्स होते हैं जो कि आपके बच्चों के साथ। अच्छा, मैं इमेज वाले की बात कर रहा था जिसमें आप अपनी वीडियोस डालते हैं, देन दे गेट लीक्ड, वो आप वहाँ पर होते हैं और आपको नहीं पता होता कि हाउ योर पर्सनल वीडियोस आर इन सम प्लेटफॉर्म, मैं उनकी बात कर रहा था। अच्छा, तो वो है इमेज बेस्ड अब्यूज। ठीक है। तो वो ये है कि आपकी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं, उसमें कुछ हमारे दोस्तों के लिए होते हैं, कुछ पब्लिक के लिए होते हैं, कुछ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि टू पीपल आर इन रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो स्पाउस हो सकते हैं, वो फियांसे हो सकते हैं, वो एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एंड दे शेयर सम कन्वर्सेशन जहाँ पे उनकी मुख्तलिफ पिक्चर्स एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली उस बंदे के लिए ही बनाई गई होती है। और वो ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि वंस ये बोथ जो भी दो बंदे इन्वॉल्व हैं, वो जब एक दूसरे से स्पेस लेते हैं तो उनमें एक जो है जिसके पास आपकी इमेजेस होती हैं वो आपको स्टार्ट ब्लैकमेलिंग। आपके अगर FIA साइबर विंग से आप पूछ लें तो ज़्यादा जो उनको केसेस आते हैं वो इमेज बेस्ड अब्यूज़ होते हैं कि आपकी तस्वीर पे, आपकी पिक्चर्स पे, आपकी वीडियोस पे और नॉर्मली आपको ब्लैकमेल किया जाता है। या इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कुछ दोस्त चले गए नॉर्दर्न एरियाज टूर करने के लिए एंड दे वर हैविंग फन, और किसी ने रिकॉर्ड कर ली, और साथ में ऐड करें कोई ऐसा लॉ भी है जो कि प्रोटेक्ट करेगा उन्हें, ये भी साथ हाँ बिल्कुल इसी की तरफ आता हूँ। तो आपने अपने इंटीमेट मोमेंट्स में कुछ फोटोज़ बना ली, कुछ वीडियोस बना ली, और वो सम हो या आपको अगला बंदा टारगेट कर रहा है, या आपसे आपका फ़ोन गुम हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या आपने कहीं मोबाइल शॉप में लेके गए, उसमें कुछ इशू था, आपका जो शॉपकीपर है, टेक्नीशियन है, उसने कर लिया कॉपी, उसने आपका डेटा कॉपी कर लिया, या आपने अपना मोबाइल सील कर लिया, और ऑल्दो आपने अपना डेटा हटाया भी था लेकिन वो रिकवर्ड हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। या सम टाइम आप थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप GB एक बड़ी ख़तरनाक एप्लीकेशन थी इस लिहाज से, और अगेन उसकी आपको गैलरी की भी एक्सेस थी, आपकी वॉइस, आपकी माइक्रोफोन, तो इस तरह की थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आपका डेटा जा सकता है, वो भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो भी आपका डेटा डिफरेंट 18+ साइट्स या एक्सप्लिसिट जो कंटेंट साइट्स होते हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। अच्छा अदनान, बहुत सारे इस तरह के इदारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं खुद उनमें से एक इदारे को जानती हूँ, फॉस्पा जिसका नाम है। ख़वातीन के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन मर्द भी अगर उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए भी काम किया जाता है, उनको भी सिक्योर बनाया जाता है। एक ज़माने में हम सुनते थे कि अगर ऑनलाइन कोई चीज़ हैक हो गई है तो हैकर तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि पहुंचा जा सकता है। तो जो लोग पहुंच जाते हैं उन लोगों तक जो किसी का डेटा गलत तरह से इस्तेमाल करें, उनके लिए पाकिस्तान में क्या सज़ाएं हैं और इंटरनेशनली क्या सज़ाएं, वो भी थोड़ा सा लॉ भी बताइएगा क्या लॉ। तो पहले तो इसको समझिए कि जो आप ऑनलाइन दुनिया में है इट्स अनदर स्पेस। तो जिस तरह आपकी आम दुनिया में आपके कुछ राइट्स हैं और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, तो सिमिलरली आपके डिजिटल राइट्स भी होते हैं और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो पहले तो कोशिश करें कि ऐसे पिक्चर्स, एनीथिंग, इवन अगर आप स्पाउस भी हैं तो ऐसी कन्वर्सेशन और ऐसी फ़ोटोज़ अवॉइड करें।
उनको रिकॉर्ड करना अवॉइड करें, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन जस्ट इन केस आपने पिक्चर्स शेयर कर दी और वो कहीं ना कहीं लीक हो गए एंड समबडी इज़ ब्लैकमेलिंग या कहीं ना कहीं पे वो जाके कहीं अपलोड हो गई है, तो आपके पास सबसे पहले तो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, FIA साइबर विंग है उनका, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगेन ये अगर आपको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है आपके इमेजेस पे या आपके वीडियोस पे, तो इट्स अ क्राइम। और उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में एग्जैक्ट सेक्शन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको हम कहते हैं इमेज बेस्ड अब्यूज़, जो कि क्राइम है और जिसकी प्रॉपर सज़ा है, जुर्माना भी है, और वो FIA साइबर विंग डील करता है। तो सबसे पहले तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास NGOs भी हैं डिफरेंट, जैसे डिजिटल राइट फाउंडेशन है, उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं। और जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लैकमेल नहीं हो रहा लेकिन आपका कंटेंट कहीं अपलोड हो गया है, तो आप उस कंटेंट वेबसाइट को भी अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपकी जो वीडियो है या आपकी इमेज है वो टैग और आप साइबर क्राइम को भी कंप्लेन कर सकते हैं कि आप इसको हटवा दें और वो उसको लीगली देख के कर सकते हैं। ठीक है अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता था हमारे राइट्स नहीं है, ऑनलाइन राइट्स क्या है, हम अक्सर हमारे पास लॉयर्स आते हैं जिनसे हम अपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज आपने हमें ऑनलाइन राइट्स हमारे बताए कि वो क्या क्या हैं और कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं, और यकीनन मज़ीद उनको समझने की ज़रूरत है। आजकल की दुनिया में तो उनको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ताकि एक बंदा जो एक डिवाइस इस्तेमाल करे उसको पता हो कि अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना। और इमाम शिफ्ट भी हो गए हैं अब, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से आई थिंक इट्स द ऑनलाइन राइट्स। अदनान, आप इस तरह काम करते रहें, अल्लाह ताला हम आपसे कभी काम ना पड़े, हम वो अक्सर लॉयर से बात करते हैं, ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ हो। सो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। हलीमा जुल्फ़िकार, हुमायूं ज़ेबासी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाके प्रोग्राम देखें। कॉमेंट सेक्शन में हम मैं और हलीमा ज़रूर जाते होते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा और क्या आप कहना चाहते हैं। आप वहाँ पे लिख सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, इसी तरह प्यार और मोहब्बत हम आपके साथ करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।